डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू इंग्रेस। तो आज हम हमारा एक नया क्रैश कोर्स चालू कर रहे हैं। ये क्रैश कोर्स हम टारगेट कर रहे हैं नीट 2024 को, यानी कि अब जो कमिंग नीट है मई में, हम उसको टारगेट कर रहे हैं। और ये एक महीना हमारे पास है, इस एक महीने को हम पूरी तरह यूटिलाइज करेंगे। मैं यहाँ पर आपको एक इम्पॉर्टेंट केमिस्ट्री के क्वेश्चंस बताऊंगा जो केमिस्ट्री के पॉइंट ऑफ व्यू से काफी इंपॉर्टेंट है। इन क्वेश्चंस को पढ़ के आप प्रैक्टिस कर सकते हैं और अपनी स्किल्स को और ज्यादा शार्प कर सकते हैं। तो जिन बच्चों को मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस रिक्वायर्ड हैं वो इस लेक्चर को फॉलो कर सकते हैं या इस सीरीज को फॉलो कर सकते हैं। तो आज एक इंपॉर्टेंट टॉपिक पढ़ेंगे, कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन एंड मोलैरिटी। तो हमारा ये सॉल्यूशंस 12th का जो चैप्टर है सॉल्यूशंस। तो सॉल्यूशंस के अंदर ये एक टॉपिक मैंने लिया है कंसंट्रेशन। तो कंसंट्रेशन के क्वेश्चंस आते हैं नीट में। तो कंसंट्रेशन को आज फॉलो करेंगे। तो कंसंट्रेशन होता क्या है? कंसंट्रेशन होता है किसी भी सॉल्यूशन की मतलब स्ट्रेंथ को बताना कि इस सॉल्यूशन में, देखिए कोई भी हमारा सॉल्यूशन होता है उसके अंदर दो चीजें होती है, एक होता है सॉल्यूट और एक होता है सॉल्वेंट। तो सॉल्यूशन के अंदर जो सॉल्यूशन की जो प्रॉपर्टी है वो सॉल्यूट डिसाइड करता है, सॉल्वेंट डिसाइड नहीं करता। जैसे पानी तो पानी है, अब मीठा पानी है कि नमकीन पानी है तो उसको कौन डिसाइड कर रहा है? उसको सॉल्यूट डिसाइड कर रहा है। अगर हम पानी में नमक डालेंगे तो वो नमकीन हो जाएगा और पानी में चीनी डालेंगे तो वो मीठा हो जाएगा। तो पानी की प्रॉपर्टी को या सॉल्यूशन की प्रॉपर्टी को कौन चेंज कर रहा है या सॉल्यूशन की प्रॉपर्टी को कौन डिसाइड कर रहा है? तो सॉल्यूट। तो सॉल्यूट डिसाइड्स द प्रॉपर्टी ऑफ सॉल्यूशन। तो सॉल्यूशन की प्रॉपर्टी जो है सॉल्यूट पे ज्यादा डिपेंड करती है और सॉल्यूट के अमाउंट को हम रिप्रेजेंट करते हैं कंसंट्रेशन में। तो कंसंट्रेशन इज द अमाउंट ऑफ सॉल्यूट। कंसंट्रेशन इज द अमाउंट ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट इन द सॉल्यूशन। अब कंसंट्रेशन को रिप्रेजेंट करने के कई सारे तरीके हैं, वो क्यों हैं उनको हम डिस्कस करेंगे। पहले तो हम ये देख लेते हैं कि कंसंट्रेशन बेस पे सॉल्यूट जो है, सॉल्यूशन जो है, कंसंट्रेशन बेस पे सॉल्यूशन दो कैटेगरी में डिवाइडेड है। एक है डाइल्यूट सॉल्यूशन और एक है कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन। डाइल्यूट सॉल्यूशन जिसमें सॉल्यूट हमारा कम होता है और सॉल्वेंट काफी ज्यादा होता है, और कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन जिसमें सॉल्यूट हमारा ज्यादा होता है, सॉल्वेंट हमारा थोड़ा कम होता है। तो जैसे हम यहाँ पर देख सकते हैं, ये हमारे पास एक डायग्राम है। ये सॉल्यूशन ए है। जैसे ये कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन है, सॉल्यूशन ए है ये हमारे पास, ये कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन है। क्योंकि अब ये यहाँ पर आप फोकस करके देखेंगे तो यहाँ पे सॉल्यूट के पार्टिकल ज्यादा है। ये देख रहे हैं आप, सॉल्यूट के काफी ज्यादा पार्टिकल हैं। ब्लू पार्टिकल जो है ये सॉल्यूट के हैं, और उसके कंपेयर में अगर आप यहाँ देखेंगे तो यहाँ पर ये डाइल्यूट सॉल्यूशन है, इसमें सॉल्वेंट के पार्टिकल ज्यादा है, सॉल्यूट के पार्टिकल कम है। इन दोनों को कंपेयर करेंगे। वैसे ये जो है ये एक्वस सॉल्यूशन ऑफ कॉपर सल्फेट है, एक्वस सॉल्यूशन कॉपर सल्फेट, aqueous solution of CuSO4 कॉपर सल्फेट, कॉपर सल्फेट है aqueous solution कॉपर सल्फेट का 5H2O। क्योंकि CuSO4 में एक भी वाटर मॉलिक्यूल नहीं छोड़ेंगे तो वो तो व्हाइट हो जाएगा, फिर वो ब्लू नहीं रहेगा। तो कॉपर सल्फेट पेंटाहाइड्रेट का सॉल्यूशन है। यहां पर कॉपर सल्फेट ज्यादा है, कंसंट्रेट सॉल्यूशन है, वहां पे कॉपर सल्फेट कम है, वो डाइल्यूट सॉल्यूशन है। तो कंसंट्रेशन बेस पे अगर सॉल्यूट का अमाउंट ज्यादा है तो वो कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन कहलाएगा, और सॉल्यूट का अमाउंट कम है तो वो डाइल्यूट सॉल्यूशन कहलाएगा। तो अब जो है हम कितना सॉल्यूट प्रेजेंट है उसको रिप्रेजेंट करते हैं कंसंट्रेशन यूनिट से। तो कंसंट्रेशन यूनिट हमारे पास काफी सारी हैं डिपेंडिंग अपॉन द नीड एंड रिक्वायरमेंट। तो कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन, ये यहाँ पे कुछ थ्योरी दिया हुआ है। द कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन इज अ मेजर ऑफ अमाउंट ऑफ सॉल्यूट, मेजर ऑफ अमाउंट ऑफ सॉल्यूट dissolved in a given quantity of solute. A dilute solution is one that contains a small amount of solute. A concentrated solution contains large amount of solute. ये मैंने बता दिया आपको। अब ये जो है ये we need a way to quantify the concentration of solution। हमें जो है कंसंट्रेशन को क्वांटिफाई करना है, बताना है कंसंट्रेशन के थ्रू, हमें ये बताना है कंसंट्रेशन यूनिट के थ्रू हमें बताना है कि सॉल्यूट हमारा कितना है, क्वांटिटी बतानी है सॉल्यूशन में सॉल्यूट की। तो वो हमारे कंसंट्रेशन यूनिट्स हैं, उसके लिए कई सारे, वो हम कंसंट्रेशन यूनिट देखते हैं। तो ये टेबल है, तो इसमें कंसंट्रेशन यूनिट सारे दिए हुए हैं। तो कंसंट्रेशन यूनिट एक हमारा है मोलैरिटी। मोलैरिटी, तो मोलैरिटी क्या होता है? नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट पर लीटर ऑफ सॉल्यूशन। जैसे हम पढ़ चुके हैं कि यूनिट ऑफ मैटर, यूनिट ऑफ मैटर क्या है, मेजरिंग यूनिट ऑफ मैटर क्या है? मोल्स। हम मैटर को, किसी भी सब्सटेंस को, किसी भी अमाउंट को हम मोल्स में मेजर करते हैं। तो इसलिए हम ज्यादातर यहां पर मोल्स मोल्स ही देखेंगे, क्योंकि हम सॉल्यूट के अमाउंट को मोल्स में रिप्रेजेंट करेंगे। तो मोलैरिटी क्या है? नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट 1 लीटर ऑफ सॉल्यूशन। तो हम लिख सकते हैं यहां पर मोलैरिटी इज इक्वल्स टू मोल्स ऑफ सॉल्यूट, मोल्स ऑफ सॉल्यूट
मोल्स ऑफ सॉल्यूट अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। अब ये सॉल्यूशन का जो वॉल्यूम है ये लीटर में होना चाहिए, ये इंपॉर्टेंट है, यहाँ पे लीटर में होना चाहिए सॉल्यूशन का वॉल्यूम। अगर लीटर में नहीं है तो हम उसे मोल ml में देंगे और ml के लिए फिर उसको लीटर में कन्वर्ट करेंगे। तो इसकी दूसरी हमारे पास ये फॉर्मूला आ जाता है। मोल्स को हम फिर वापस कैलकुलेट कैसे करते हैं, मोल्स को हम निकालते हैं मास बाय मोलर मास। तो हम लिख लेंगे मास ऑफ सॉल्यूट, मास ऑफ सॉल्यूट, मास ऑफ सॉल्यूट अपॉन मोलर मास ऑफ सॉल्यूट, मोलर मास ऑफ सॉल्यूट, मोलर मास ऑफ सॉल्यूट। ये तो सबको पता रहता है, बस ये रिवीजन के लिए बता रहे हैं। इनटू वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। अगर वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन ml में गिवन है, ml में, तो इस ml को 1000 से डिवाइड करेंगे तो वो 1000 ऊपर चला जाएगा। मैं इसको यहां से हटा देता हूं और 1000 को ऊपर लिख देता हूं। ये हमारा इन जनरल कॉमन जो फॉर्मूला है वो ये है, ये सबको पता है, बस रिवाइज करने के लिए। तो मोलैरिटी इज मास यानी मोल्स ऑफ सॉल्यूट अपॉन 1 लीटर ऑफ सॉल्यूशन। अगर सॉल्यूशन ml में गिवन है तो ऊपर 1000 से मल्टीप्लाई कर देंगे उसको कन्वर्ट करने के लिए। अब मोलैरिटी हम इन जनरल मैक्सिमम केसेस में कंसंट्रेशन जो है मोलैरिटी में ही दी जाती है, क्योंकि ये सॉल्यूशन बनाना थोड़ा इजी होता है। क्यों? क्योंकि हम सॉल्यूट को मेजर करेंगे, वॉल्यूम को हम मेजरिंग सिलेंडर से मेजर कर लेंगे, तो वॉल्यूम को हमें देखना थोड़ा आसान रहता है, क्योंकि वो मेजरिंग सिलेंडर है, कहां तक हमें लेवल रखना है, बस हमें लेवल वहीं तक रखना है। तो ये मोलैरिटी को बनाना थोड़ा आसान होता है, सॉल्यूशन को मोलैरिटी टर्म में रिप्रेजेंट करना आसान होता है, इसलिए हम मैक्सिमम केसेस में मोलैरिटी की टर्म में सॉल्यूशन को बनाते हैं। लैब के अंदर हम सॉल्यूशन मोलैरिटी की टर्म में बनाते हैं, या जहां पर आपका टेम्परेचर फ्लक्चुएशन नहीं है, आपने एक जगह सॉल्यूशन बनाया और वहीं उसी टेम्परेचर पे उसे यूज कर लिया, जैसे आप टाइट्रेशन में करते हैं या एक्वस सॉल्यूशन लैब के अंदर बनाते हैं, तो वहीं पे बना के आप वहीं पे यूज कर लेते हैं, टेम्परेचर उसी टेम्परेचर पे आप सॉल्यूशन को यूज कर लेते हैं। तो अगर टेम्परेचर चेंज नहीं है, आपको कन्वीनियंट मेथड में कंसंट्रेशन को बनाना है या कन्वीनियंट मेथड में कंसंट्रेशन को रिप्रेजेंट करना है, तो मोलैरिटी यूज करते हैं हम। तो मोलैरिटी हमारा ये एक टर्म। तो फॉर्मूला आप ध्यान रखें, मास ऑफ सॉल्यूट अपॉन मोलर मास ऑफ सॉल्यूट इनटू 1000 बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। अब देखते हैं मोलैलिटी, मोलैलिटी सेकंड है हमारा मोलैलिटी। तो ये मोलल से दिया जाता है, मोलैलिटी कैपिटल एम से रिप्रेजेंट होता है और मोलैलिटी है ये मोलैलिटी, तो ये स्मॉल एम से डिनोट होता है। उसको ऊपर मोलर भी बोलते हैं शॉर्ट में और इसको मोलल बोलते हैं, इसमें इसको स्मॉल एम से रिप्रेजेंट करते हैं, उसको कैपिटल एम से रिप्रेजेंट करते हैं। तो यहां पर क्या है, मोल्स ऑफ सॉल्यूट अपॉन 1 किलोग्राम ऑफ सॉल्वेंट। देखिए यहां पर वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन है और वहां नीचे मास ऑफ सॉल्वेंट है, ये सॉल्यूशन है वो सॉल्वेंट है, यहां पे आपको ध्यान रखना है। तो ये आ जाएगा हमारा स्मॉल एम, मोलैलिटी क्या आ जाएगा, मोल्स ऑफ सॉल्यूट, मोल्स ऑफ सॉल्यूट, मोल्स ऑफ सॉल्यूट, मोल्स ऑफ सॉल्यूट अपॉन मास ऑफ सॉल्वेंट, मास ऑफ सॉल्वेंट अलग अलग से करके लाएंगे। मास ऑफ सॉल्वेंट एक जगह से आप मोल्स, एक जगह से आप सॉल्यूट को मेजर करेंगे, दूसरी जगह से आप सॉल्वेंट को मेजर करेंगे। सॉल्वेंट को भी मास के टर्म में मेजर करना है, सॉल्यूट को भी मास के टर्म में मेजर करना है, इन दोनों को मिक्स कर देना तो मोलैलिटी आएगा। लेकिन मोलैलिटी में क्या करेंगे, आपको एक ही को मास के टर्म में मेजर करना है, वो क्या है सॉल्यूट, सॉल्यूट को मास के टर्म में मेजर करके लाएंगे और उसको मेजरिंग सिलेंडर में डाल देंगे और जितना सॉल्यूशन बनाना है उतना पानी डाल देंगे। तो ये मेथड हमारा इजी रहता है, मोलैरिटी करना हमारे लिए इजी रहता है। अब इसको हम फर्दर और ज्यादा सिंप्लीफाई कर सकते हैं, कैसे कि हम मोल्स को लिख सकते हैं मास ऑफ सॉल्यूट, मास ऑफ सॉल्यूट, मास ऑफ सॉल्यूट अपॉन मोलर मास ऑफ सॉल्यूट, मॉलिक्यूलर वेट ऑफ सॉल्यूट, मॉलिक्यूलर वेट ऑफ सॉल्यूट इनटू मास ऑफ सॉल्वेंट, मास ऑफ सॉल्वेंट, मास ऑफ सॉल्वेंट। और सॉल्वेंट अगर ग्राम में गिवन है, ग्राम में, तो उसको हम किलोग्राम में मेजर करने के लिए ऊपर 1000 से मल्टीप्लाई कर देंगे। बस इसमें और इसमें फर्क ये है कि नीचे वॉल्यूम है और इसमें नीचे मास ऑफ सॉल्वेंट है, ये बस आपको ध्यान रखना है। तो ये हमारा मोलल हो गया। अब क्या है, इन दोनों के बीच में रिलेशन है, तो मैं इसको कट कर देता हूं, ये सबको पता है वैसे, इसको हम हटा लेते हैं। अब इन दोनों के बीच में रिलेशन है क्या, मोलैलिटी और मोलैरिटी के बीच में रिलेशन है, वो आपको देखना है। ये एक सिंपल सा फॉर्मूला है, कई बार हमारे पास सीधा क्वेश्चन आता है, द रिलेशनशिप बिटवीन मोलैरिटी एंड मोलैलिटी। तो हम ये बोल सकते हैं, हम मोलैलिटी छोटी m इज इक्वल्स टू 1000 माँ की 1000 दादी माइनस मामू। ये छोटा सा फॉर्मूला है,
मोलैलिटी स्मॉल एम, ये 1000 माँ की 1000 दादी माइनस मामू, ये रिलेशनशिप बिटवीन मोलैरिटी एंड मोलैलिटी है। तो आपको डेंसिटी पता है तो मोलैरिटी और मोलैलिटी में कन्वर्ट आप कर सकते हैं। अगर डेंसिटी नहीं पता सॉल्यूशन की तो आप फिर नहीं कर सकते। तो 1000 माँ की 1000 दादी माइनस मामू। अब ये स्मॉल एम क्या है? स्मॉल एम जो है ये मोलैलिटी है, मोलैलिटी, मोलैलिटी, ये मोलैरिटी है। कैपिटल एम क्या है? मोलैरिटी है, मोलैरिटी, मोलैरिटी, मोलैरिटी। और ये डी क्या है? इट इज द डेंसिटी ऑफ सॉल्यूशन। डी क्या है? डेंसिटी ऑफ सॉल्यूशन। डी जो है ये डेंसिटी ऑफ सॉल्यूशन है, डेंसिटी ऑफ सॉल्यूशन, डेंसिटी ऑफ सॉल्यूशन। और ये MW क्या है? MW मॉलिक्यूलर वेट ऑफ सॉल्यूट, मॉलिक्यूलर वेट ऑफ सॉल्यूट, मोलर मॉलिक्यूलर वेट ऑफ सॉल्यूट, मॉलिक्यूलर वेट ऑफ सॉल्यूट। तो ये आपको ध्यान रखना है रिलेशनशिप। स्मॉल है यानी मोलैलिटी इज इक्वल्स टू 1000 माँ की ऊपर 1000 माँ है और नीचे 1000 माँ की 1000 दादी माइनस मामू। ये आपको सिंपल सा, कई बार हमारे पास सिंपल सा क्वेश्चन आता है रिलेशनशिप बिटवीन, तो ये माइनस प्लस में डिवाइड में वो इंटरचेंज कर देता है, ऊपर नीचे, डी ऊपर कर देगा, नीचे कर देगा, MW से मल्टीप्लाई कर देगा, डी से मल्टीप्लाई कर देगा। तो वो आपको सिंपल सा एक, कई बार ये क्वेश्चन आता है 1000 माँ की 1000 दादी माइनस मामू, सिंपल सा। तो अब हमने ये कर लिया। अब हमारे पास एक आता है, अब ये है कि मोलैरिटी में कब देंगे और मोलैलिटी में कब देंगे। तो मोलैरिटी इन जनरल मैक्सिमम सॉल्यूशन मोलैरिटी में बनते हैं, लेकिन कभी कभी आपको जो है वो सॉलिड सॉल्यूशन बनाने पड़ते हैं, दोनों के मास को लेना पड़ता है। जैसे एलॉयज है, एलॉयज की कंसंट्रेशन हम मोलैलिटी में देते हैं, मोलैरिटी में नहीं देते, क्योंकि एलॉयज जो है वो एक तरीके से सॉलिड सॉल्यूशन है। या ग्लास जो है, एक ग्लास को दूसरे ग्लास में मिक्स कर सकते हैं, या कलर्ड ग्लास जो है, एक मेटल को हम ग्लास में मिक्स करते हैं। तो जहां पर सॉलिड सॉल्यूशन लेते हैं वहां पे हम मोलैलिटी यूज करते हैं। या जहां पर हमारे पास जो है टेम्परेचर इंडिपेंडेंट यूनिट है, मोलैलिटी, मोलैलिटी जो है वो टेम्परेचर इंडिपेंडेंट यूनिट है। तो मैं इसमें लिख लेता हूं, ये टेम्परेचर पर डिपेंड नहीं करती है, टेम्परेचर इंडिपेंडेंट। कैसे याद करना, मैं आपको याद करा दूंगा। जहां पर वॉल्यूम है तो वॉल्यूम टेम्परेचर पर डिपेंड करता है, तो जिन टर्म्स में वॉल्यूम आ रहा है वो सारा टेम्परेचर पर डिपेंड करेगा, और जिन टर्म्स में वॉल्यूम नहीं आ रहा वो टेम्परेचर पर डिपेंड नहीं करेगा। तो मोलैलिटी के केस में टेम्परेचर नहीं आ रहा है, मास बाय मास का रिलेशन है। तो हम क्या कर सकते हैं कि मोलैलिटी इज इंडिपेंडेंट ऑफ टेम्परेचर, मोलैलिटी इज इंडिपेंडेंट ऑफ टेम्परेचर, हम ये बोल सकते हैं। ये हमारे लिए इंपॉर्टेंट है, मोलैलिटी, मोलैलिटी, मोलैलिटी इज इंडिपेंडेंट, इंडिपेंडेंट, इंडिपेंडेंट ऑफ टेम्परेचर, ऑफ टेम्परेचर। क्यों? क्योंकि मोलैलिटी हम कैसे दे रहे हैं? मोलैलिटी हम दे रहे हैं मोल्स, मोल्स। अब मोल्स जो है वो मास बाय मास का ही रेशियो है, मोल्स अपॉन मास ऑफ सॉल्वेंट, मास ऑफ सॉल्वेंट। तो ये मास बाय मास रेशियो, मोल्स ऑफ सॉल्यूट अपॉन मास ऑफ सॉल्वेंट इन केजी। तो ये मास बाय मास रेशियो, और मास जो है वो टेम्परेचर पे इंडिपेंडेंट होता है। आप बढ़ चुका यूनिवर्सल कंजर्वेशन ऑफ मास, यूनिवर्सल लॉ, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, एंटनी लेवोइसियर, फादर ऑफ केमिस्ट्री। तो मास जो है वो टेम्परेचर पे डिपेंड नहीं करता, बल्कि वॉल्यूम टेम्परेचर पे डिपेंड करता है। आप किसी लिक्विड का टेम्परेचर बढ़ाओगे तो जनरली वॉल्यूम उसका बढ़ता है, और किसी टेम्परेचर का वॉल्यूम कम करोगे तो किसी लिक्विड का टेम्परेचर कम करोगे तो उसका वॉल्यूम कम हो जाएगा। किसी लिक्विड का टेम्परेचर बढ़ाने पे वॉल्यूम बढ़ता है, और किसी लिक्विड का टेम्परेचर कम करने पे वॉल्यूम कम होता है। लेकिन ये वाटर के साथ नहीं होता है, वाटर एक्सेप्शन है, उसको हम देखेंगे। तो ये वॉल्यूम इंडिपेंडेंट यूनिट है, तो इट इज ऑल्सो वॉल्यूम इंडिपेंडेंट यूनिट, ये भी हम बोल सकते हैं। तो वॉल्यूम इंडिपेंडेंट, वॉल्यूम इंडिपेंडेंट, वॉल्यूम पे एक तरीके से हम इसको डिपेंड नहीं कर रहे हैं, क्योंकि हम मास बाय मास रेशियो ले रहे हैं। तो टेम्परेचर इंडिपेंडेंट यूनिट भी हम इसे बोल सकते हैं। अब नॉर्मेलिटी है, तो नॉर्मेलिटी वहां लेते हैं जब हम ग्राम इक्विवेलेंट फॉर्म में लेते हैं, मोलैरिटी वहां लेते हैं जहां हम ग्राम मोल्स में लेते हैं। ग्राम इक्विवेलेंट का मतलब यह है एक्चुअली कितना रिएक्टिव है मॉलिक्यूल। तो मतलब क्या है, नंबर ऑफ ग्राम और मोल इक्विवेलेंट, ग्राम इक्विवेलेंट और मोल इक्विवेलेंट of solute present in 1 liter of solution. When we say equivalent, it is the number of moles of reactive units in the compound. मतलब कितना रिएक्टिव यूनिट है। जैसे अगर आप देखें, जैसे H3PO4 है,
H3PO4 प्लस थ्राइस NaOH ले लें, थ्राइस इनका रिएक्शन ले लें, तो इसके केस में क्या हो जाएगा? अगर मैं ये बनाता हूं Na3PO4 प्लस 3H2O, ये जैसे मैंने बनाया, ठीक है, बैलेंस कर देंगे, एक निकला, ठीक है। तो यहां पर जो है ये तीन जो है फॉस्फोरिक एसिड ने तीन रिएक्टिव H प्लस दिए हैं, फॉस्फोरिक एसिड ने तीन रिएक्टिव दिए हैं। तो इसका जो है इक्विवेलेंट वेट जब हम निकालेंगे तो मोलर मास डिवाइडेड बाय 3 कर देंगे, तो मतलब इसमें पूरा फॉस्फोरिक एसिड जो है वो रिएक्टिव है, तो इसका अलग इक्विवेलेंट वेट आएगा या ग्राम इक्विवेलेंट इसका अलग आएगा। और अगर H2 या हम H3PO4 प्लस NaOH अगर हम देखें NaOH, तो ये हमारा आ जाएगा NaH2PO4 प्लस H2O। तो यहां पे हमारा इसका इक्विवेलेंट वेट अलग आएगा या ग्राम इक्विवेलेंट अलग आएंगे, इसके ग्राम इक्विवेलेंट अलग आएंगे, क्योंकि रिएक्टिव इसमें पूरा फॉस्फोरिक एसिड है, पूरा H3PO4, तीनों H प्लस जो है वो रिएक्टिव है, इसमें 3 H प्लस रिएक्टिव नहीं है। H3PO4 में से कितने इसने H प्लस दिए? इसने एक ही H प्लस दिया, तो इसका एक ही H प्लस रिएक्टिव माना जाएगा, तो इसके ग्राम इक्विवेलेंट अलग आएंगे। हम ग्राम इक्विवेलेंट को और देखेंगे डिटेल में, लेकिन पहले ये है कि नॉर्मेलिटी हम इसलिए निकालते हैं कि आपने पूरा सॉल्यूट तो डाल दिया, लेकिन वो एक्चुअली में कितना पार्टिसिपेट कर रहा है रिएक्शन में, या आपने सॉल्यूट डाल दिया तो एक्चुअली वो कैसा बिहेव कर रहा है सॉल्यूशन में। यहां हम मोल्स देखते हैं, आपने जितना डाला पूरा का पूरा लेंगे, यहां हम देख लेंगे जितना डाला वो एक्चुअली बिहेव कैसा कर रहा है। जैसे हम यहां पर देखें, जैसे इसको डिलीट कर देते हैं, ये हम, तो जैसे अगर मैं ये लूं H2SO4 लेता हूं, H2SO4 मैंने लिया, और H2SO4 जो है ये 1 मोल मैंने लिया, 1 मोल, तो मोलैरिटी तो मेरी क्या आएगी? 1 मोल मैंने लिया 500 ml में, 500 ml सॉल्यूशन है मेरा, 500 ml सॉल्यूशन है, उसमें मेरा H2SO4 1 मोल है, तो मोलैरिटी क्या आएगी? इसका कितना मोल है? 1। सॉल्यूशन का वॉल्यूम कितना है? 500 ml, क्योंकि ये ml में है तो ऊपर 1000 से मल्टीप्लाई कर देंगे, 1000 मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये आ जाएगा 2, तो 2 मोलैरिटी है इसकी। लेकिन नॉर्मेलिटी क्या है? तो नॉर्मेलिटी क्या आएगी? तो इसका पार्टिसिपेट कितना है? एक H2SO4 जब डिसोसिएट होगा तो ये क्या देगा? ये 2H प्लस देगा, 2H प्लस। तो एक्चुअली पार्टिसिपेट कितना है कि एक H2SO4 2, इसके 2H प्लस पार्टिसिपेट करेंगे रिएक्शन में, SO4 2 माइनस, तो इसकी नॉर्मेलिटी क्या आ जाएगी? तो यहां पर इसकी नॉर्मेलिटी इसके कंपेयर में डबल हो जाएगी, मतलब मोलैरिटी कितनी है? 2, तो नॉर्मेलिटी क्या आएगी? ये आएगी X इंटू मोलैरिटी, यानी कि ये अगर 1 मोल H2SO4 है तो मैं इसको 1 मोल ही मानूंगा मोलैरिटी के लिए, लेकिन नॉर्मेलिटी के लिए वो 1 का डबल हो रहा है सॉल्यूशन में। रिएक्टिव कितना है? तो अपने अमाउंट का डबल रिएक्टिव करके दे रहा है, क्योंकि H2SO4 एसिड है, और एसिड जो है हम H प्लस के कंपेयर में देखते हैं, एक एसिड कितना मोल H प्लस दे रहा है, वो एक्चुअली उसकी एक्टिविटी है। मतलब ये जो है ये रिएक्शन करेगा, अगर 1 मोल में H2SO4 ले रहा हूं तो ये 2H प्लस देगा, और 2H प्लस को न्यूट्रलाइज करने के लिए 2 NaOH, ये 2 NaOH को खा जाएगा, या 2 बेस को या 2 हाइड्रोक्सिल आयन को खत्म कर देगा, तो द नंबर ऑफ मोल्स रिएक्टिव यूनिट इन द कंपाउंड, तो इसकी रिएक्टिव यूनिट कितनी है? रिएक्टिव यूनिट 2 है, वैसे ये एक ही यूनिट है, लेकिन रिएक्टिव यूनिट कितनी है? रिएक्टिव यूनिट 2 है। एक H2SO4, 1 मोल H2SO4 लेंगे तो उसमें 2 H प्लस बना के देगा, और H प्लस H2SO4 की रिएक्टिव यूनिट है। तो यहां पर हम नॉर्मेलिटी जो होता है, नॉर्मेलिटी हम देते हैं, नॉर्मेलिटी इज इक्वल्स टू नानी इज इक्वल्स टू मामी इंटू एक्स, नानी इज इक्वल्स टू मामी इंटू एक्स, ये हमारा फॉर्मूला है। नानी हमारी बड़ी होती है और मामी छोटी होती है, तो छोटी को बड़ी में बनाने के लिए कुछ एक्स फैक्टर से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। ये याद रखना, आप बच्चे जो चीजें याद करते हैं तो उसमें कंफ्यूजन होता है, कभी मल्टीप्लाई डिवाइड, तो उनको कंफ्यूजन हो जाता है मल्टीप्लाई किधर करना है, डिवाइड किधर करना है, तो आपको उस ट्रिक से आप समझ सकते हो। वैसे तो इसका डेरिवेशन है, लेकिन डेरिवेशन हम नहीं कर रहे, ज्यादा इतना टाइम होता नहीं। तो नॉर्मेलिटी इज इक्वल्स टू मोलैरिटी इनटू एक्स। एक्स क्या है? रिएक्टिव यूनिट है, रिएक्टिव यूनिट, इसको हम एक्स फैक्टर ही बोलते हैं, कुछ बुक्स में एन फैक्टर भी लिखा हुआ है। तो ये नॉर्मेलिटी यानी नानी इज इक्वल्स टू मामी इंटू एक्स बोल सकते हैं, नानी इज इक्वल्स टू मामी इंटू एक्स, नानी इज इक्वल्स टू मामी इंटू एक्स, मामी इंटू एक्स। मामी छोटी है तो छोटी को नानी के बराबर करना है, तो छोटी को मल्टीप्लाई करना पड़ेगा जब ये नानी के बराबर आ जाएगा। तो ये हमारा एक स्मॉल ट्रिक है। तो नॉर्मेलिटी और मोलैरिटी में रिलेशन क्या है, ये हमारा दिया हुआ है, नॉर्मेलिटी इज इक्वल्स टू मोलैरिटी इनटू
एन फैक्टर, एन इज द रिएक्टिव यूनिट। जैसे H2SO4 की 2 रिएक्टिव यूनिट है, H3PO4 की 3 रिएक्टिव यूनिट हो सकती है, उसकी 2 भी हो सकती है, 1 भी हो सकती है, वो डिपेंड करेगा कि रिएक्शन में कैसे पार्टिसिपेट कर रहा हो। इस पे क्वेश्चन भी है, वो हम देखेंगे, लेकिन अभी ये सिर्फ यहां पर हम देख रहे हैं नानी इजिकल्स टू मामी इंटू एक्स और 1000 माँ की 1000 दादी माइनस मामू, वो देखना है आपको। ठीक है, तो बढ़ते हैं आगे। और ये है तो नॉर्मेलिटी, देखिए मोलैरिटी में हम ग्राम मोल्स देते हैं, मोलैरिटी में क्या देते हैं, ग्राम मोल्स, ग्राम मोल्स बाय वॉल्यूम, वॉल्यूम। और नॉर्मेलिटी में हम क्या देते हैं, ग्राम इक्विवेलेंट देते हैं, ग्राम इक्विवेलेंट, इक्विवेलेंट, ग्राम इक्विवेलेंट अपॉन वॉल्यूम, वॉल्यूम ये है। बस ये यहां पर वॉल्यूम यहां पर भी लीटर में है, वॉल्यूम यहां पर भी लीटर में है। अब यहां पर इक्विवेलेंट वेट होता है और वहां पर मॉलिक्यूलर वेट होता है। जैसे ऊपर मोलैरिटी को मैं क्या लिख सकता हूं, तो मोलैरिटी को मैं लिख सकता हूं मास, क्योंकि ग्राम मोल्स है, मोल्स कैसे निकलते हैं, मास बाय मोलर मास, ऐसी ग्राम इक्विवेलेंट कैसे निकलेगा, मास बाय इक्विवेलेंट वेट, मास ऑफ सॉल्यूट अपॉन मोलर मास, मोलर मास इनटू वॉल्यूम, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, ये यहां पर। तो क्योंकि ये ग्राम मोल्स है, ये क्या है, ग्राम मोल्स, इसलिए मैंने क्या करा, मास ऑफ सॉल्यूट बाय मोलर मास, और ये ग्राम इक्विवेलेंट है तो क्या होगा, मास ऑफ सॉल्यूट अपॉन इक्विवेलेंट वेट। तो ये नॉर्मेलिटी क्या हो जाएगा, मास ऑफ सॉल्यूट, मास ऑफ सॉल्यूट अपॉन इक्विवेलेंट वेट, इक्विवेलेंट वेट इनटू वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर, इन लीटर। ठीक है, बस ये फर्क है। अब इक्विवेलेंट वेट क्या होगा, इक्विवेलेंट वेट होगा मॉलिक्यूलर वेट बाय एन फैक्टर, तो एन फैक्टर ऊपर चला जाएगा तो एन इंटू मोलैरिटी आ जाएगा हमारा। ठीक है, तो नॉर्मेलिटी को हम ऐसे ग्राम इक्विवेलेंट अपॉन वॉल्यूम। अब वॉल्यूम डीएम क्यूब है, ये डीएम क्यूब है, तो डीएम क्यूब को हम लीटर भी बोलते हैं, 1 डीएम क्यूब इक्वल टू 1 लीटर, ये इंपॉर्टेंट, 1 डीएम क्यूब इज इक्वल्स टू 1 लीटर, ये ध्यान रखना आप। तो 1 डीएम क्यूब इक्वल टू 1 लीटर। नहीं तो नॉर्मेलिटी को हम ऐसे भी देखते हैं, परसेंटेज प्योरिटी, ऐसी मोलैरिटी में भी देते हैं। तो मोलैरिटी भी हमारा क्या होगा, ये फॉर्मूला इंपॉर्टेंट है, 10x d बाय m, 10x d बाय m, ये है। तो यहां पे 10 क्या है, ये 10 एक कांस्टेंट है, x क्या है, परसेंटेज कंपोजिशन, d क्या है, डेंसिटी ऑफ सॉल्यूशन, m इज द मोलर मास। ऐसी ये 10x है, तो ये 10x d बाय इक्विवेलेंट वेट आ जाएगा। तो नॉर्मेलिटी और मोलैरिटी में मोलर मास और इक्विवेलेंट वेट का फर्क है, मोलैरिटी में हम मोलर मास लेते हैं सब जगह और नॉर्मेलिटी में इक्विवेलेंट वेट लेते हैं। तो 10x d बाय m ये परसेंटेज, ये जैसे क्या है, x क्या है, परसेंटेज कंपोजिशन, इसको हम देखेंगे अभी। जैसे क्वेश्चन अगर मैं देखूं इसके अंदर, क्वेश्चन इसके अंदर देखें अभी, तो पे देख लेते हैं क्वेश्चन, ये है। जैसे कोई ये क्वेश्चन, ये सॉल्यूशन है, सपोज वी हैव H2SO4 solution with 98% purity and density of solution is 1.98 मान लेते हैं। तो इसकी मोलैरिटी निकालनी है, कैलकुलेट मोलैरिटी एंड कैलकुलेट मोलैरिटी, मोलैरिटी निकालनी है। तो मोलैरिटी क्या है, मोलैरिटी हो जाएगा 10x d बाय m, mw। तो ये 10 तो कांस्टेंट है, x क्या है, परसेंटेज प्योरिटी कितना है, 98, डेंसिटी कितनी है 1.98 डिवाइडेड बाय मोलर मास कितना है, सल्फ्यूरिक एसिड का 98, तो 98 से 98 कैंसिल, तो मोलैरिटी आ जाएगा मेरा 19.8 मोल्स पर लीटर, मोल्स पर लीटर, ये मेरा मोलैरिटी आ गया। और नॉर्मेलिटी करूंगा तो नीचे इक्विवेलेंट वेट रख दूंगा। अब इक्विवेलेंट वेट कितना है इसका 49, तो 49 तो ऊपर ये डबल हो जाएगा, 19.8 का डबल हो जाएगा। तो ये तो मैंने मोलैरिटी निकाला। अब नॉर्मेलिटी कैसे निकालेंगे, तो नॉर्मेलिटी में यहाँ पे ये मॉलिक्यूलर वेट की जगह अगर मैं यहाँ पे नॉर्मेलिटी करता हूँ, यहाँ पे नॉर्मेलिटी में करता हूँ तो मॉलिक्यूलर वेट हटा दूंगा, ये मॉलिक्यूलर वेट में हटा दूंगा, ये पूरा ही हटा देते हैं।
तो मॉलिक्यूलर वेट में हटा दूंगा और क्या लगा दूंगा, जैसे नॉर्मेलिटी है तो 10x डी बाय इक्विवेलेंट वेट आएगा, इक्विवेलेंट वेट। मोलैरिटी में 10x डी बाय मॉलिक्यूलर वेट है, mw है, और ये नॉर्मेलिटी में 10x डी बाय इक्विवेलेंट वेट है, तो 10 इंटू परसेंटेज कंपोजिशन, x इज परसेंटेज कंपोजिशन, परसेंटेज कंपोजिशन कितना 98, डेंसिटी कितना है 1.98 डिवाइडेड बाय इक्विवेलेंट वेट। अब इक्विवेलेंट वेट क्या है 98/2, 98/2 यानी कि 49। तो जो भी मेरा आंसर, ये तो वैसे हम देख लें, ये तो हमारा वही नॉर्मेलिटी इज इक्वल्स टू, ये आया हमारा 19.8 इंटू 2 आ जाएगा, ये हमारा आंसर आ जाएगा। तो ये हमारा नॉर्मेलिटी और मोलैरिटी में था। तो नॉर्मेलिटी वहां यूज करते हैं जहां पे रिएक्टिव यूनिट बदल जाती है, जैसे H2SO4 में जैसी सॉल्यूशन में डालोगे आप तो वो आयनाइज हो गए, रिएक्टिव यूनिट उसकी 2 हो गई। H3PO4 में रिएक्टिव यूनिट उसकी 3 हो जाएगी। ऐसी NaOH में क्या है, जैसे आप उसको डालोगे तो एक ही रिएक्टिव यूनिट है, NaOH में भी एक OH है और सॉल्यूशन में भी वो एक ही OH देगा। लेकिन कैल्शियम हाइड्रोक्साइड जो है COH होल ट्वाइस, वैसे तो COH होल ट्वाइस 1 मोल आपने लिया, लेकिन सॉल्यूशन में डाला तो 1 मोल जो COH है वो 2 मोल OH बना के देगा, तो रिएक्टिव यूनिट वहां पे डबल हो जाएगी। तो अगर कहीं पर ऐसा होता है जहां पे रिएक्टिव यूनिट सॉल्यूशन में बदल जाती है या रिएक्टिव यूनिट अलग हो रही है, तो उसके केस में हम नॉर्मेलिटी यूज करते हैं, और नॉर्मेलिटी का वही हमारे पास फॉर्मूला है, मोलैरिटी से ही निकलेगा कि नानी इज इक्वल्स टू मामी इंटू एक्स, नानी इज इक्वल्स टू मामी इंटू एक्स, वैसे करेंगे हम इसको। अब मास परसेंटेज है, अब ये बात ध्यान रखें आप कि यहां पर भी वॉल्यूम है और यहां पर भी वॉल्यूम है, इन दोनों में भी वॉल्यूम है, इन दोनों, तो टेम्परेचर डिपेंडेंट, टेम्परेचर डिपेंडेंट, ये भी टेम्परेचर डिपेंडेंट, ये टेम्परेचर इंडिपेंडेंट, टेम्परेचर इंडिपेंडेंट। कई बार क्वेश्चन आए कौन सी यूनिट टेम्परेचर डिपेंडेंट होगी, कौन सी यूनिट टेम्परेचर इंडिपेंडेंट होगी, तो टेम्परेचर डिपेंडेंट, टेम्परेचर इंडिपेंडेंट यूनिट को आपको ध्यान रखना है। जो मास बाय मास रेशियो है, मास बाय मास रेशियो है वो टेम्परेचर इंडिपेंडेंट होंगे, और जो मास बाय वॉल्यूम रेशियो है, यहां कहीं भी वॉल्यूम आ रहा है वो टेम्परेचर डिपेंडेंट होगा। तो जैसे मास परसेंट है, अब मास परसेंट में क्या है ये हमें पता है, ऊपर भी मास आएगा नीचे भी मास आएगा, तो मास परसेंट में क्या होता है, मास ऑफ सॉल्यूट अपॉन मास ऑफ सॉल्यूशन इनटू 100, ये परसेंट आ गया। अब वॉल्यूम परसेंट क्या है, तो वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूट अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इनटू 100। पार्ट्स पर मिलियन क्या है, मास ऑफ सॉल्यूट अपॉन मास ऑफ सॉल्यूशन इनटू 10⁶, ये क्या है अभी बता रहे हैं आपको। हमारे पास परसेंट कंपोजिशन जो है वो 3 तरह की होती है। अगर हम परसेंट कंपोजिशन देखें, परसेंट कंपोजिशन, परसेंट कंपोजिशन देखें हम, तो परसेंट कंपोजिशन हमारे पास 3 तरह के हैं। क्या क्या है, एक है मास बाय मास परसेंटेज, एक है मास बाय वॉल्यूम परसेंटेज, एक है वॉल्यूम बाय वॉल्यूम परसेंटेज। ये हमारे पास 3, ये 3 कैसे हैं, यहां तो x ग्राम बाय टोटल मास, टोटल मास इनटू 100। इसके केस में आएगा, इसके केस में आएगा मास बाय टोटल वॉल्यूम, मास ऑफ सॉल्यूट अपॉन टोटल वॉल्यूम, टोटल वॉल्यूम इनटू 100, ये आ जाएगा। इसके केस में आएगा वॉल्यूम बाय वॉल्यूम, वॉल्यूम बाय वॉल्यूम इनटू 100, वॉल्यूम बाय टोटल वॉल्यूम, टोटल वॉल्यूम बाय 100। तो ये हमारे 3 अलग अलग हैं परसेंटेज कंपोजिशन। अब इसमें जो है ये जो है ये टेम्परेचर इंडिपेंडेंट होगा, और जहां पे वॉल्यूम आ रहा है वो टेम्परेचर डिपेंडेंट आ जाएगा, क्योंकि वो टेम्परेचर डिपेंडेंट रहता है। तो देखिए क्या है, परसेंटेज कंपोजिशन को पीपीएम में कैसे बदलते हैं, ये इंपॉर्टेंट, ये कई बार क्वेश्चन पूछा है, परसेंटेज कंपोजिशन इतना है तो पीपीएम में क्या होगा। पहले आप पीपीएम समझ लीजिए, पीपीएम होता है पार्ट्स पर मिलियन, ये बहुत छोटी यूनिट को रिप्रेजेंट करने के लिए होता है। जैसे अगर मैं बोलूं कि हमारा जो एयर है, एयर हमारा पूरा हम एटमॉस्फेयर मान लें, उसके अंदर जितना भी एयर है वो सब मान लें, उसके अंदर कोई जो है वो कार्बन मोनोऑक्साइड है, तो कार्बन मोनोऑक्साइड जो है वो जनरली मैन मेड है, ह्यूमन एक्टिविटी से प्रोड्यूस होता है। तो टोटल एयर हमारा बहुत ज्यादा है और कार्बन मोनोऑक्साइड बहुत कम है। तो अगर बहुत बड़ी क्वांटिटी में कोई छोटी क्वांटिटी है तो उसको पीपीएम में रिप्रेजेंट करते हैं। तो जनरली पॉल्यूशंस, तो पॉल्यूटेंट जो होते हैं, पॉल्यूटेंट जो ह्यूमन एक्टिविटी से बनते हैं, जैसे सी के अंदर कोई पॉल्यूटेंट है, जैसे कोई मेटल आयन जा रहा है, जैसे रोडियम है, सीजियम है, लिथियम है, ये तो उसको हम पीपीएम में देंगे। या ग्राउंड वाटर से हम कोई चीज निकाल रहे हैं तो फ्लोराइड की कंसंट्रेशन पीपीएम में दी जाती है, कैडमियम की कंसंट्रेशन पीपीएम में दी जाती है, मरकरी की कंसंट्रेशन भी पीपीएम में दी जाती है। जहां पर हमारा छोटा जो है पॉल्यूटेंट, उसका सिग्निफिकेंस बहुत ज्यादा है लेकिन अमाउंट बहुत कम है।
अगर उसका बहुत ज्यादा इफेक्ट कर रहा है, जैसे ब्लड के अंदर अगर कुछ पीपीएम हमारा मर्करी लेवल बढ़ जाए तो फिर डिजीज हो जाती है। ऐसी लेड ब्लड के अंदर अगर लेड का पीपीएम वैल्यू अगर बढ़ जाएगा, बहुत कम क्वांटिटी है लेकिन बहुत कम क्वांटिटी को बड़े फिगर में दिखाने के लिए पीपीएम यूज करते हैं। तो पार्ट्स पर मिलियन, पहले पार्ट्स परसेंट देख लो। पार्ट्स परसेंट देखो, पीपीसी क्या है? पीपीसी पार्ट्स परसेंट है। पीपीसी ये क्या है? पार्ट्स परसेंट, पार्ट्स परसेंट। अब सेंट कितना होता है? सेंट होता है 100, तो ये परसेंटेज ही है। ये क्या है? इट इज इक्वल्स टू परसेंट। ठीक है, तो जैसे हम परसेंट को देखते हैं, परसेंट, परसेंट का मतलब क्या है? परसेंट मतलब होता है किसी भी रेशियो को 100 से मल्टीप्लाई कर देना। तो ये होता है गिवन बाय टोटल, गिवन बाय टोटल, टोटल इनटू 100। ये परसेंट है क्योंकि सेंट का मतलब होता है 100। और अगर पीपीएम है, पार्ट्स पर मिलियन है, तो वो सेंट की जगह मिलियन आ जाए। तो ये पीपीएम में क्या आ जाता है? पीपीएम, पीपीएम में क्या आ जाता है? ये आ जाता है गिवन, गिवन बाय टोटल इनटू 10 टू द पावर 6। ये होता है। तो होता यह है कि परसेंट हर 100 पार्ट पे कितना है, पार्ट्स पर मिलियन हर 1 मिलियन पार्ट पे कितना है, या 10 लाख पार्ट पे कितना है। तो किसी भी छोटी चीज को बड़ा दिखाने के लिए, किसी भी छोटी चीज को बड़ा दिखाने के लिए हम पीपीएम यूज करते हैं। तो जनरली जो पॉल्यूटेंट्स होते हैं उनका अमाउंट बहुत छोटा होता है। हम जैसे एयर, जो हमारा एयर है उसका अमाउंट बहुत ज्यादा है, जो एटमॉस्फेयर है उसका अमाउंट हमारा बहुत ज्यादा है, लेकिन उसके अंदर छोटा छोटा जैसे अगर सीओ का अमाउंट है या क्लोरोफ्लोरोकार्बन का अमाउंट है, तो इनका अमाउंट बहुत छोटा है एयर के कंपेयर में, लेकिन ये अफेक्ट बहुत ज्यादा करते हैं एटमॉस्फेयर को, जो हमारा जो है तो वो पॉल्यूटेंट है और उनके छोटे अमाउंट से ही हमें बहुत ज्यादा फर्क पड़ जाता है। तो छोटे अमाउंट को बहुत बड़ा दिखाने के लिए, बहुत ज्यादा अवेयरनेस फैलाने के लिए, नंबर को एक कन्वीनियंट बनाने के लिए, ताकि आम लोगों में पता लगे कि भाई ये चीज जो है वो कितनी खतरनाक है, तो 10 लाख टाइम से हम उसे मल्टीप्लाई कर देते हैं। छोटे नंबर को बड़ा दिखाने के लिए 10 लाख टाइम से मल्टीप्लाई कर देते हैं, और छोटे नंबर को और ज्यादा बड़ा दिखाने के लिए तो वो हम 1 बिलियन से मल्टीप्लाई करते हैं। तो मतलब ये है, किसी भी रेशियो को आप, जो किसी भी रेशियो है, किसी भी रेशियो यानी गिवन, गिवन बाय टोटल, गिवन बाय टोटल, अगर इसको आप 100 से मल्टीप्लाई करोगे तो परसेंट देगा, परसेंट देगा। अगर आप इसी रेशियो को यानी गिवन बाय टोटल, गिवन बाय टोटल, इसी रेशियो को आप 10 की पावर 6 से मल्टीप्लाई करोगे तो ये पीपीबी दे देगा, पीपीएम, सॉरी पीपीएम, पार्ट्स पर मिलियन दे देगा। और इसी रेशियो को आप यानी गिवन बाय टोटल, इसको आप 10 की पावर 9 से मल्टीप्लाई करोगे तो पीपीएम दे देगा, ये पीपीएम दे देगा। अब है ये कि एक परसेंट को हम पार्ट्स पर मिलियन में भी कन्वर्ट कर सकते हैं, परसेंट को पार्ट्स पर बिलियन में भी कन्वर्ट कर सकते हैं, या पार्ट्स पर बिलियन को, यानी तीन जो यूनिट है, परसेंट, पार्ट्स पर मिलियन और पार्ट्स पर बिलियन, ये तीन जो यूनिट है ये हमारी इंटर कन्वर्टेबल है। परसेंट, पार्ट्स पर मिलियन, पार्ट्स पर बिलियन, ये इंटर कन्वर्ट है। अब ये इंटर कन्वर्ट कैसे होती है ये हम देखते हैं। कई बार जो है सिंपल सा क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि 2% को बताइए कितना पीपीएम में आएगा। फॉर एग्जाम्पल के रिप्रेजेंट, रिप्रेजेंट, रिप्रेजेंट 2% इन पीपीएम, पार्ट्स पर मिलियन। तो 2% हम कैसे लिखते हैं? तो हमें पता है परसेंटेज इज इक्वल्स टू गिवन अमाउंट, गिवन अमाउंट बाय टोटल अमाउंट, बाय टोटल अमाउंट, बाय टोटल अमाउंट इनटू 100। ये हमारा परसेंट है। और पीपीएम में क्या होता है? पीपीएम में क्या होता है? गिवन अमाउंट, इस फ्रैक्शन को मैं लूंगा, इस फ्रैक्शन को लूंगा और 10 की पावर 6 से मल्टीप्लाई कर दूंगा। गिवन अमाउंट, गिवन अमाउंट बाय टोटल अमाउंट, टोटल अमाउंट इनटू 10 की पावर 6, इससे मल्टीप्लाई अगर करा है तो पीपीएम दे देगा मुझे ये। तो यहां 2% है, 2% मतलब यहां पर मैं 2 लिख दूं, यहां पर मैं 2 लिख देता हूं, यहां पर 2 लिख दिया तो ये क्या आ जाएगा? 2%। तो मेरा ये गिवन अमाउंट, इस ये रेशियो मेरे पास कितना आएगा, ये वाला जो रेशियो है, ये रेशियो कितना आएगा, ये रेशियो मेरे पास कितना आएगा वो मुझे मतलब है। इस रेशियो को 10 की पावर 6 से मल्टीप्लाई कर दिया तो पीपीएम में कन्वर्ट हो जाएगा। तो मेरे पास आएगा 2/100, 2/100 इज इक्वल्स टू गिवन बाय टोटल। ये मेरे पास रेशियो आ गया, मुझे यही रेशियो से मतलब है। तो 2/100,
अब इसको पीपीएम में कन्वर्ट करना है तो मैं यहां पर इंटू 10⁶ से मल्टीप्लाई कर देता हूं, तो इसको भी इंटू 10⁶ से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, इधर भी 10⁶ से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। 10⁶ से उधर कर लेते हैं इसको हम, इसको उधर ले लेते हैं, ठीक है। तो मुझे इधर भी ये इक्वल टू 2/100 इंटू 10⁶। तो ये पूरी वैल्यू क्या आ जाएगी, ये तो हो जाएगा पीपीएम इक्वल टू पीपीएम, और यूनिट में कितना हो जाएगा, ये कैंसिल हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 2 इंटू 10⁴, 2 इंटू 10⁴। तो ये आ जाएगा हमारा 2 इंटू 10⁴, 2 इंटू 10⁴, यानी कि 2% अगर कोई चीज है तो पीपीएम में कितना होगा, 2 इंटू 10⁴। 2% 20,000 पीपीएम के बराबर है, 2% 20,000 पीपीएम के बराबर है, ध्यान रखें आप। और ऐसे ही अगर कोई पीपीएम में कोई चीज अगर दी हुई है, पीपीएम में कोई चीज, तो आपको परसेंट में कन्वर्ट, बस आपको ये जो रेशियो है इसको कैलकुलेट करना है, गिवन बाय टोटल के रेशियो को कैलकुलेट करना है आपको। जैसे अगर मेरे पास कोई वैल्यू है पीपीबी, जैसे 4 पीपीबी है, पार्ट्स पर बिलियन है, इसको मुझे कन्वर्ट करना है पीपीएम में, पार्ट्स पर मिलियन में कन्वर्ट करना। तो मुझे पता है 4 पीपीबी क्या होगा, तो 4 पीपीबी इसको मैं लिख सकता हूं 4 इंटू 4 इज इक्वल्स टू गिवन बाय टोटल इंटू 10⁹ पार्ट्स पर बिलियन। 4 पीपीबी इज इक्वल्स टू दिस मिलियन। अब मुझे पीपीएम में कैलकुलेट करना है, तो मुझे इस रेशियो को निकालना है। इस रेशियो को निकालने के बाद इस रेशियो को 10⁶ से मल्टीप्लाई कर दूंगा तो पीपीएम में आ जाएगा। तो क्या हो जाएगा, 4/10⁹ इज इक्वल्स टू गिवन बाय टोटल, ये है। अब इधर भी 10⁶ से मल्टीप्लाई कर दिया, 10⁶ से इधर मल्टीप्लाई कर देंगे तो क्या आ जाएगा, ये 10⁶ से मल्टीप्लाई कर देगा, तो इधर भी 10⁶ से मल्टीप्लाई कर देंगे, 10⁶ से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 4 इंटू 10⁻³ इज इक्वल्स टू पीपीएम, यानी कि 4 पीपीबी ये कितना हो जाएगा 0.004 पीपीएम, यानी कि ये आ जाएगा 4 पीपीबी इज इक्वल्स टू 0.004 पीपीएम, ये आ जाएगा। तो किसी को भी आप पीपीएम को परसेंट में कन्वर्ट कर सकते हैं, पीपीबी को परसेंट में कन्वर्ट कर सकते हैं, पीपीएम को पीपीबी में कन्वर्ट कर सकते हैं, पीपीबी को पीपीएम में कन्वर्ट कर सकते हैं। बस आपको गिवन बाय टोटल ये रेशियो निकालना पड़ेगा। इस रेशियो को निकालने के बाद गिवन बाय टोटल को 100 से मल्टीप्लाई कर दिया तो परसेंट हो जाएगा। तो जो इधर कर रहे हैं उधर भी करना पड़ेगा, ठीक है। एक क्वेश्चन और देख लेते हैं इसमें, जिनको समझ में नहीं आया। जैसे ये हम देखते हैं, जैसे 10% है, या मैं ले लूं कि 5%, 5% है, रिप्रेजेंट 5% इंटू पीपीबी में कन्वर्ट कर रहा हूं। तो 5% का मतलब क्या है, 5 इज इक्वल्स टू गिवन 5 इज इक्वल्स टू गिवन बाय टोटल इंटू 100, ये है। तो मुझे बस ये रेशियो निकालना, मुझे इस रेशियो को कैलकुलेट करना है। तो ये क्या हो जाएगा 5/100, ये आ जाएगा मेरा गिवन बाय टोटल। अब इस रेशियो को अगर पीपीएम में कन्वर्ट करना है तो 10⁶ से मल्टीप्लाई कर दूंगा, तो इधर भी 10⁶ से मल्टीप्लाई करूंगा, 10⁶ तो कितना हो जाएगा 5 इंटू 10⁴ यानी 50,000 इज इक्वल्स टू ये हो जाएगा पीपीएम, ये चीज पीपीएम में कन्वर्ट हो जाएगी, यानी कि 5% इज इक्वल्स टू 5 इंटू 10⁴ पीपीएम, ये आ जाएगा। और पीपीबी में अगर कन्वर्ट करना है, पीपीबी में कन्वर्ट करना है तो इसकी जगह मैं यहां पे कन्वर्ट कर दूंगा 10⁹, तो ये 10⁹ हो जाएगा। तो इधर भी 10⁹ से मल्टीप्लाई करेंगे, ये भी 10⁹ आ गया, तो ये भी 10⁹ आ जाएगा। तो इधर भी ये हो जाएगा 10 ये आ जाएगा 10⁷, 10⁷ हो जाएगा, ये 10⁷, और ये हो जाएगा पीपीबी, ये पीपीबी हो जाएगा, पीपीबी। तो ये हो जाएगा 5% इज इक्वल टू दिस, एंड दिस इज इक्वल टू 5 इंटू 10⁷ पीपीबी। देख रहे हैं,
आप एक छोटी वैल्यू कितनी बड़ी वैल्यू में कन्वर्ट होती चली जा रही है। तो छोटी वैल्यू को बड़ी वैल्यू में बताने के लिए हम पीपीएम या पीपीबी यूज करते हैं। अब हमारा एक है मोल फ्रैक्शन। मोल फ्रैक्शन, ये भी फ्रैक्शन ही है। अब आपको फ्रैक्शन पता है कि गिवन बाय टोटल ही होता है मोल फ्रैक्शन, तो इस वजह से कैंसिल कर दिया, तो इसको हटा देता, ये सब हटा देता। तो मोल फ्रैक्शन क्या है? गिवन मोल्स अपॉन टोटल मोल्स। ये भी मास बाय मास रेशियो है। तो ये ध्यान रखना है आपके पीपीएम के अंदर क्या करें, मास ऑफ सॉल्यूट अपॉन मास ऑफ सॉल्यूशन, मास बाय मास के टर्म में ले रहे हैं, वॉल्यूम बाय वॉल्यूम के टर्म में नहीं लेंगे, बल्कि मास बाय मास के टर्म में टोटल सॉल्यूशन का मास लेंगे, क्योंकि टेम्परेचर इंडिपेंडेंट हमें इसे रखना है। तो पीपीएम जो है वो टेम्परेचर इंडिपेंडेंट है, और पीपीबी भी जो है वो टेम्परेचर इंडिपेंडेंट है, क्योंकि यहाँ हम मास, गिवन मास अपॉन टोटल मास, इधर भी हम गिवन मास अपॉन टोटल मास, ये हम ले रहे हैं, मास के टर्म में ले रहे हैं। तो पीपीएम और पीपीबी इज टेम्परेचर इंडिपेंडेंट यूनिट। अब मोल फ्रैक्शन देखते हैं। तो मोल फ्रैक्शन क्या होता है? ये होता है गिवन मोल्स, ये भी क्योंकि फ्रैक्शन है, गिवन मोल्स अपॉन टोटल मोल्स, गिवन मोल्स अपॉन टोटल मोल्स, ये गिवन मोल्स अपॉन टोटल मोल्स। तो इसमें किसी भी चीज का हमें मास दे देते हैं कि इसका इतना मास है, क्या उसका मास है, तो मोल फ्रैक्शन निकालें। जैसे यहाँ पर हम क्वेश्चन देखते हैं कि ये वाला हमारा क्वेश्चन है, जैसे हम देखें ये वाला क्वेश्चन है हमारा, तो मोल फ्रैक्शन के टर्म में क्या दें? मोल फ्रैक्शन के टर्म में, जैसे ये हमारा क्वेश्चन है, एक्वस सॉल्यूशन, सेकंड क्वेश्चन जो है, ये सेकंड क्वेश्चन, ये मोल फ्रैक्शन के टर्म में हमें देना। एक्वस सॉल्यूशन ऑफ अल्कोहल कंटेन 18 ग्राम ऑफ वाटर एंड 414 ग्राम ऑफ इथाइल अल्कोहल, द मोल फ्रैक्शन ऑफ वाटर। तो पहले तो मुझे दोनों के मोल्स निकालने पड़ेंगे, पहले मुझे हर एक के मोल्स निकालने पड़ेंगे। तो मोल फ्रैक्शन मेरे पास क्या होता है? मोल फ्रैक्शन इज इक्वल्स टू गिवन मोल्स, जिसके भी पूछे उसके मोल्स बाय टोटल मोल्स। जैसे वाटर का मोल फ्रैक्शन निकालना है, तो वाटर के मोल्स निकालने पड़ेंगे मुझे। तो वाटर का अमाउंट कितना है, तो मोल्स ऑफ वाटर कितने आ जाएंगे? तो मोल्स ऑफ वाटर H2O, ये कितना आएगा? गिवन मास कितना है? गिवन मोल्स, यानी मोल्स मुझे निकालने हैं, तो क्या आएगा? गिवन मास बाय मोलर मास ऑफ वाटर, MW ऑफ वाटर H2O। तो ये कितना आ जाएगा? मास कितना है? 18। अब मोलर मास भी 18 है, तो इसके एक मोल आ गए, 1 मोल ऑफ वाटर। ठीक है, ऐसे ही हमारा ये इथाइल अल्कोहल का मोलर मास, इथाइल अल्कोहल के कितने मोल्स आएंगे? तो मोल्स ऑफ C2H5OH, ये कितने हो जाएंगे? तो मोलर मास, अब यहाँ पे इथाइल अल्कोहल कितना ग्राम है? 414 ग्राम, 414 गिवन मास अपॉन मोलर मास। इथाइल अल्कोहल का मोलर मास होता है 46, तो ये लगभग 9 आएगा, 9 मोल्स। तो टोटल मोल्स कितने आ जाएंगे? तो टोटल मोल्स आ जाएंगे, टोटल मोल्स इज इक्वल्स टू 10। तो मोल फ्रैक्शन ऑफ H2O, ये आएगा मोल्स ऑफ H2O अपॉन टोटल मोल्स ऑफ H2O अपॉन टोटल मोल्स। तो टोटल मोल्स कितने हैं? 10, और मोल्स ऑफ वाटर कितना है? 1। तो देख लीजिए आप यहां पर, तो यहां पर क्या है, ये आ जाएगा इज इक्वल्स टू मोल्स ऑफ वाटर 1 और टोटल मोल्स 10, तो ये आ जाएगा 0.1। तो 0. मोल फ्रैक्शन इज द आंसर फॉर दिस क्वेश्चन सेकंड, तो 0.1। अगर इसमें इथाइल अल्कोहल का मोल फ्रैक्शन पूछता इथाइल अल्कोहल, जैसे इसके अंदर हम यहां मिटा दें मोल फ्रैक्शन ऑफ इथाइल अल्कोहल, तो मोल्स ऑफ इथाइल अल्कोहल बाय टोटल मोल्स, ये आ जाएगा मोल्स ऑफ इथाइल अल्कोहल बाय टोटल मोल्स। तो जैसे हम देखें मोल फ्रैक्शन ऑफ C2H5OH, तो ये आ जाएगा मोल्स ऑफ इथाइल अल्कोहल C2H5OH बाय टोटल मोल्स, ये कितने हैं? 9, और डिवाइड बाय 10 इज इक्वल्स टू 0.9। और सम ऑफ मोल फ्रैक्शन ऑफ ऑल द कंपोनेंट, क्योंकि इसके अंदर दो ही कंपोनेंट है, तो सम ऑफ मोल फ्रैक्शन ऑफ वाटर एंड सम ऑफ मोल फ्रैक्शन ऑफ इथाइल अल्कोहल विल ऑलवेज बी 1। हमेशा ये होता है, जब भी जितने भी फ्रैक्शन है उन फ्रैक्शन को आप ऐड कर दें तो एक ही यूनिट आती है। जैसे एक स्केल है मेरे पास, इसके 1000 टुकड़े कर दूं और सभी टुकड़ों को जोड़ दूं तो 1 ही चीज आएगी। तो जब भी मोल फ्रैक्शन को हम ऐड करते हैं, जितने भी मोल फ्रैक्शन है, जैसे इसके केस में 2 ही मोल फ्रैक्शन आएंगे, इथाइल अल्कोहल का मोल फ्रैक्शन आएगा, वाटर का मोल फ्रैक्शन आएगा, तो दोनों के मोल फ्रैक्शन को ऐड कर दें तो हमारा सम आएगा 1। तो
ये इंपॉर्टेंट पॉइंट। तो ये हमारा सेकंड क्वेश्चन। पहले फर्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। ये हमारा फर्स्ट क्वेश्चन। अब ये है कि इन वन मोलल सॉल्यूशन, कितना मोलल है? 1 मोलल सॉल्यूशन दैट कंटेन्स 0.1 मोल ऑफ सॉल्यूट। तो हमें पता है मोलल क्या होता है। मोलल, मोलल इसकी मोलैलिटी, 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 ये मोलैलिटी है। कितना मोलल दिया हुआ है? 1 मोलल। 1 मोलल में कैसे लिख सकता हूं? मोलल इज इक्वल्स टू मोल्स, मोल्स ऑफ सॉल्यूट अपॉन मास ऑफ सॉल्वेंट इन केजी, मास ऑफ सॉल्वेंट, सॉल्वेंट इन केजी। तो मैं क्या कर सकता हूं, यहां पर मोल्स ऑफ सॉल्यूट मेरे कितने हैं? मोल्स ऑफ सॉल्यूट है 0.5। मोल्स ऑफ सॉल्यूट कितने हैं? 0.5। तो मैं यहां 0.5 लिख दूंगा, 0.5। और केजी में 1 केजी लिख सकता हूं, 1 केजी, 1 केजी ये लिख सकता हूं। मास ऑफ सॉल्वेंट इज इक्वल्स टू 1 केजी। लेकिन मास ऑफ सॉल्वेंट मुझे यहां पर निकालना है। मास ऑफ सॉल्वेंट को x मान लें हम, x, ये x मान लिया हमने। तो ये क्या, x हमारा क्या आ जाएगा? तो x आ जाएगा, x इज इक्वल टू 0.5 बाय 1, यानी कि 0.5। अब 0.5 को 1000 से मल्टीप्लाई करेंगे क्योंकि आंसर हमारा पर केजी होता है। तो 0.5 को 1000 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा 500 ग्राम्स। तो इसका आंसर हो जाएगा 500 ग्राम्स। 0.5 बाय, तो x में देखिए यहां से x क्या आ जाएगा, इसको हटा देते हैं, इसको हटा देते हैं। तो हमारा ये जो है ये आ जाएगा 1 इज इक्वल्स टू 0.5 बाय x। सो x इज इक्वल्स टू 0.5 बाय 1। तो x इज इक्वल्स टू 0.5 इंटू 1000, क्योंकि पर ग्राम हमें निकालना है। तो ये 500 ग्राम्स इसका आंसर हो जाएगा। सेकंड का आंसर हमने कर ही लिया। अब हमारा थर्ड क्वेश्चन। थर्ड क्वेश्चन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको हम मिटा देते हैं। थर्ड क्वेश्चन देखो, मोलैलिटी और मोलैलिटी दोनों पूछा है। थर्ड क्वेश्चन, थर्ड क्वेश्चन के अंदर क्या है कि मोलैलिटी एंड मोलैरिटी ऑफ द सॉल्यूशन, ये है हमारा मोलैरिटी एंड मोलैरिटी ऑफ द सॉल्यूशन ऑफ ग्लूकोज। सॉल्यूट क्या है? ग्लूकोज है। ये आप ध्यान से देखें, सॉल्यूट क्या है? ग्लूकोज है। लेबल लेस 10% वेट बाय वेट है, मतलब कोई सॉल्यूशन है वो 10% वेट बाय वेट परसेंट है, यानी टोटल मास अगर 100 है तो उसके अंदर ग्लूकोज 10 ग्राम है। तो हम देखते हैं, तो इफ टोटल मास, if total mass of solution, mass of solution is equals to 100 ग्राम। अगर 100 ग्राम है टोटल मास सॉल्यूशन, देन 10%, 10%, देन 10% वेट बाय वेट ग्लूकोज, ग्लूकोज इज इक्वल्स टू 10 ग्राम। ये 10 ग्राम हो जाएगा। अब दो ही चीजें हैं, एक वाटर है और एक ग्लूकोज है। तो इसमें अगर टोटल हमारा 100 है, टोटल 100 है और इसमें 10 जो है वो ग्लूकोज है, तो 90 ग्राम क्या हो जाएगा? 90 ग्राम वाटर हो जाएगा। देन अमाउंट ऑफ वाटर, अमाउंट ऑफ सॉल्वेंट, अमाउंट ऑफ सॉल्वेंट और वाटर, क्योंकि सॉल्वेंट यहां पर वाटर ही एक्वस सॉल्यूशन है। सॉल्वेंट और वाटर इज इक्वल्स टू 100 माइनस 9, 100 माइनस 10, 100 माइनस 10 इज इक्वल्स टू 90 ग्राम। 100 माइनस 10 इज इक्वल्स टू 90 ग्राम। तो सॉल्वेंट हमारा कितना आ गया? 90 ग्राम। सॉल्यूट आपको पता है 10 ग्राम, 10 ग्राम, सॉल्वेंट 90 ग्राम। तो मोलैलिटी हम निकाल सकते हैं। तो मोलैलिटी क्या होता है? मोलैलिटी, मोलैलिटी इज इक्वल्स टू मोल्स ऑफ सॉल्यूट, मोल्स ऑफ सॉल्यूट, सॉल्यूट अपॉन मास ऑफ सॉल्वेंट, मास ऑफ सॉल्वेंट, सॉल्वेंट इन केजी, केजी है। अब यहां पर हमने ग्राम में लिया है, क्योंकि ग्राम में ले रहे हैं तो ये 10, तो क्या है? मास, मोल्स ऑफ सॉल्यूट कैसे निकलेगा? मास ऑफ सॉल्यूट अपॉन मोलर मास ऑफ सॉल्यूट। इसको सिंपलीफाई नहीं कर रहा मैं। तो यहाँ पे 10 ग्राम क्या है? ग्लूकोज है। अब ग्लूकोज का मोलर मास कितना होता है? 180, क्योंकि ग्लूकोज का फॉर्मूला क्या है? C6H12O6। तो कितना हो जाएगा? 12 × 72 प्लस 12 प्लस 16 इंटू 6, 96, ये 96। तो ये कितना हो जाएगा? ये अप्रोक्सीमेटली हो जाएगा 180, 180। 6 और 2 8 और 10 0 चलेगा, 9 और 1 10, 10 और 11 और 7 18, तो 180 हो जाएगा ये, यानी कि 180 इंटू, अब मास ऑफ सॉल्वेंट कितना है? 90, 90 और ऊपर क्योंकि ग्राम है तो 1000 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो कितना हो जाएगा? इसको कैंसिल कर देते हैं। तो 1000 बाय
1000 बाय 80 हम इसको कैलकुलेट कर लेते हैं, तो ये हो जाएगा 1000 डिवाइडेड बाय 80 5.55 एंड डिवाइडेड बाय 90 इज इक्वल्स टू 0.617 तो ये तो हमारी मोलैलिटी आई है। मोलैलिटी कितनी आई? 0.617। अब मोलैरिटी देखते हैं। मोलैरिटी निकालने के लिए वॉल्यूम पता होना चाहिए, तो यहां पे डेंसिटी दिया हुआ है। डेंसिटी कितना है? 1.2। ठीक है, तो मास ऑफ यहां पर मास ऑफ सॉल्वेंट देखते हैं और मोलैरिटी निकालने के लिए मोलैरिटी वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन देखते हैं। तो हमें पता है मास ऑफ सॉल्यूशन हमने क्या लिया है, तो मास ऑफ सॉल्यूशन हमने क्या लिया है? मास ऑफ सॉल्यूशन हमने 100 ग्राम्स लिया है, 100 ग्राम्स। तो डेंसिटी ऑफ सॉल्यूशन कितना आ जाएगा? डेंसिटी ऑफ सॉल्यूशन कितना गिवन है? चलिए इसको इधर ही सॉल्व कर लेते हैं। ये देख लीजिए आप, तो इसका आंसर कितना आ जाएगा? इसको हम कैलकुलेट करेंगे तो इसका आंसर आ जाएगा 0.617 मोलैरिटी। वो हमने कैलकुलेट कर लिया मोलैरिटी। अब मोलैरिटी देखते हैं, मोलैरिटी देखते हैं। इसको हटा देते हैं, उधर हमारे पास जगह नहीं है तो इसलिए कैलकुलेट इधर कर लेते हैं। इसको भी हटा देते हैं, तो हाँ ठीक है। तो अब हम निकाल रहे हैं इसकी मोलैरिटी। तो मोलैरिटी क्या होता है? मोलैरिटी इज इक्वल्स टू मोल्स, मोल्स ऑफ सॉल्यूट, मोल्स ऑफ सॉल्यूट अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन ml या लीटर। अगर ml में है तो 1000 से ऊपर मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक है, तो मोलैरिटी इज इक्वल्स टू, अब ये है कि वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन कैसे निकालना है हमें। वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन हमें निकालना है क्योंकि वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन नहीं दिया हुआ, तो वॉल्यूम निकलेगा डेंसिटी से। तो डेंसिटी कितना गिवन है? डेंसिटी हमारा गिवन है, डेंसिटी इज इक्वल्स टू 1.2 ग्राम पर ml, पर ml ये हमारा दिया हुआ है। अब मास हमें पता है, डेंसिटी, डेंसिटी क्या होता है? डेंसिटी होता है मास पर यूनिट वॉल्यूम। डेंसिटी इज इक्वल्स टू मास बाय वॉल्यूम। अब मास ऑफ सॉल्यूट कितना? मास ऑफ सॉल्यूशन, क्योंकि डेंसिटी ऑफ सॉल्यूशन है ये, डेंसिटी ऑफ सॉल्यूशन, तो मास ऑफ सॉल्यूशन बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। हमें मास ऑफ पूरा लिखना चाहिए, मास ऑफ सॉल्यूशन, मास ऑफ सॉल्यूशन, सॉल्यूशन अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। ठीक है, इसको हम लिख लेते हैं। अब मास ऑफ सॉल्यूशन मैंने कितना होना? 100 ग्राम। ठीक है, और वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन यही मुझे निकालना है, V मुझे निकालना है। तो मैं क्या लिख सकता हूं? 1.2 ग्राम पर ml, पर ml इज इक्वल्स टू 100 बाय V। अब V क्या जाएगा? V ml, V ml इज इक्वल्स टू 100 अपॉन 1.2। तो 100 अपॉन 1.2 कितना आएगा? 100 डिवाइडेड बाय 1.2, ये आ जाएगा 83.33, 83.33। ये ml आ गया, क्योंकि ml में है तो वॉल्यूम मेरे पास आ गया। वॉल्यूम को मैं यहां पे रख दूंगा, तो मैं मोलैरिटी क्या निकाल लेंगे? मोलैरिटी इज इक्वल्स टू मोल्स ऑफ सॉल्यूट कितने? वही 10 ग्राम, 10 बाय 180 इंटू 83.33 इंटू 1000। इसको कैलकुलेट करते हैं, तो ये हो गया हमारा 10 इंटू इज इक्वल्स टू डिवाइडेड बाय 180, 180 इक्वल्स टू डिवाइड 3.33 ये आंसर आ जाएगा 0.0666, ये आ जाएगा। तो इसका आंसर आ जाएगा 0.666 और होल नंबर या राउंड ऑफ में लिख सकता हूं 0.67। तो हमारा आंसर आ जाएगा 0.67। तो ये आंसर हमारा सी आ जाएगा। ध्यान रखना आप, ये थोड़ा अच्छा क्वेश्चन है क्योंकि दोनों चीजें हैं इसमें। ठीक है, अब हम देखते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ठीक है, ये जितने भी क्वेश्चन है ये इंपॉर्टेंट है। ये सिर्फ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन या जो क्वेश्चन बार बार आए हैं उनको ही काउंट करा है हमने। अब हम देखते हैं अपना नेक्स्ट क्वेश्चन। व्हाट आर द मोल फ्रैक्शन ऑफ जीरो? ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है, कई बार आया है। क्वेश्चन 4, क्वेश्चन 4। सो व्हाट इज द मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट इन अ 1.0 m? स्मॉल m है तो मोलल है, मोलल सॉल्यूशन। क्या दिया है? 1 मोलल सॉल्यूशन दिया है, 1 मोलल सॉल्यूशन, मोलल सॉल्यूशन। इससे आप क्या समझते हैं? 1 मोलल सॉल्यूशन का मतलब यह है कि 1 मोल है, 1 मोल सॉल्यूशन है 1 केजी सॉल्वेंट में, 1 केजी सॉल्वेंट में। अब ये सॉल्वेंट जो है क्योंकि एक्वस है, एक्वस है तो मैं वाटर मान रहा हूं,
ठीक है, तो एक मोल तो सॉल्यूट है, एक मोल क्या है, एक मोल सॉल्यूट है, और वाटर कितना है, वाटर यानी कि सॉल्वेंट, सॉल्वेंट कितना है, दो ही चीजें होती हैं सॉल्यूशन में, सॉल्यूट और सॉल्वेंट, तो सॉल्वेंट कितना है मेरे पास 1000 ग्राम, 1000 ग्राम, 1 kg इक्वल टू 1000 ग्राम, और तो वाटर के मोल्स कितने आ जाएंगे, तो मोल्स ऑफ वाटर, मोल्स ऑफ वाटर ये कितने आ जाएंगे, मोल्स ऑफ वाटर आएंगे 1000/18, क्योंकि मोलर मास वाटर का 55, ये वाटर की मोलैरिटी भी है, ध्यान रखना आप, वाटर की मोलैरिटी कितनी होती है 1000/18 यानी 55.55, और वो फिक्स क्वांटिटी है, टेम्परेचर अगर फिक्स है तो वाटर की मोलैरिटी 55.55 होगी, मतलब 1 लीटर पानी की मोलैरिटी भी 55.55, 10 लीटर पानी की मोलैरिटी भी 55.55, ये ध्यान रखना, मोलैरिटी कांस्टेंट होता है, वाटर की मोलैरिटी 55.55 है, 1 किलो पानी में या 1 लीटर पानी में कितने मोल्स होंगे 55.55, ध्यान रखना आप, तो वाटर के इतने मोल्स हो गए, टोटल मोल्स कितने हैं, एक मोल तो मेरे पास सॉल्यूट है, एक मोल सॉल्यूट है, और वाटर कितने मोल्स हैं 55.55, तो टोटल मोल्स कितने आ जाएंगे, तो टोटल मोल्स आ जाएंगे, टोटल मोल्स इज इक्वल्स टू 55.55 प्लस 1। अब मोल फ्रैक्शन किसका पूछा है, मोल फ्रैक्शन सॉल्यूट का पूछा है, सॉल्वेंट का नहीं पूछा, ये आप ध्यान रखना, सॉल्यूट क्या, तो मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट क्या हो जाएगा, सो मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट, मोल फ्रैक्शन, मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट, मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट क्या हो जाएगा 1, क्योंकि सॉल्यूट का एक मोल है, डिवाइड बाय टोटल, टोटल कितना आ जाएगा 55.55, ये हो जाएगा 56.55, तो हम लिख कर देंगे 56.55, ये ध्यान रखना, ये आंसर कितना आ जाएगा 1 1 0.0176, ठीक है, इसकी कोई यूनिट नहीं है तो 0.0177 मैं कर लेता हूं, तो ये हमारा आंसर सी हो जाएगा 0.077, ठीक है, तो इसमें एक मोलर का मतलब क्या है, एक मोल सॉल्यूट है 1000 ग्राम सॉल्वेंट में, और सॉल्वेंट वाटर है तो हमने उसके अलग अलग मोल्स निकाल लेंगे, वैसे कई लोग इसको फॉर्मूला से भी कर लेते हैं, लेकिन फॉर्मूला याद करने के लिए आपको अननेसेसरी फॉर्मूला याद करना पड़ेगा, आप जो है याद करने की चीजें कम से कम रखो, जो चीजें आपको याद है उससे ही आप कोरिलेट करके चलो, तो आपके लिए आसान होता चला जाएगा, ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 5 क्या है, द मोल फ्रैक्शन ऑफ अ सॉल्यूट इन, बिल्कुल वैसा ही क्वेश्चन है शायद ये, द मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट इन 1000 मोलर एक्वस सॉल्यूशन इज, ये है, ठीक है, वैसा ही क्वेश्चन है, सिमिलर क्वेश्चन है, मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट, सॉल्यूट का पूछा है कितने में 1000 मोलर एक्वस सॉल्यूशन, इस बार इसने 1000 मोलर दे दिया, 1000 का मतलब क्या है कि सॉल्यूट कितना है, जल्दी से कर लेते हैं, सॉल्यूट कितना है 1000 मोल्स, और सॉल्वेंट कितना है, सॉल्वेंट मेरा वही 1 kg ही मानेंगे, क्योंकि मोलल जो है केजी के लिए ही होता है, तो 1000 ग्राम, 1000 ग्राम, 1000 ग्राम, क्योंकि एक्वस है तो सॉल्वेंट के मोल्स कितने आ जाएंगे, मोल्स ऑफ सॉल्वेंट, मैं वाटर मान रहा हूं, सॉल्वेंट दैट इज वाटर H2O, तो ये कितना आ जाएगा 1000 ग्राम में कितने मोल्स होते हैं, कैलकुलेट करने की जरूरत नहीं, 55.55 ये है, तो सॉल्यूट के कितने मोल्स हैं 100, और वाटर कितने मोल्स हो गए 55.5 है, टोटल मोल्स कितने हो गए, टोटल मोल्स, टोटल मोल्स कितने हो गए, ये आ जाएंगे 100 प्लस 55.55 इज इक्वल्स टू, ये आ जाएगा 155.55, अब किसका पूछा है, सॉल्यूट का पूछा है, तो हम कर लेंगे मोल फ्रैक्शन, सॉरी मोल फ्रैक्शन, मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट यानी कि काई, मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट, सॉल्यूट इज इक्वल्स टू, ये आ जाएगा 100 डिवाइडेड बाय 155.55 इज इक्वल्स टू, कैलकुलेट करते हैं जल्दी से, 100 डिवाइडेड बाय 155, ये आ जाएगा आपका 0.642, ये आ जाएगा 0.642, तो आंसर हो जाएगा हमारा इधर, अब इसको 10⁻⁻² में लिखना है, तो ये हमारा हो जाएगा 0.642, इसको मैं लिख सकता हूं 64.2 इंटू 10⁻⁻², राउंड ऑफ करके 64 आंसर आ जाए, जेई का क्वेश्चन है, लेकिन ठीक है क्वेश्चन, सिंपल सही है, तो सिंपल से जेई के क्वेश्चन नीट में भी रिपीट हो सकते हैं, इसमें कोई डाउट नहीं, डाउट सिर्फ डाउट नट में है, और कहीं डाउट नहीं, तो ये कहां चला गया, ठीक है, क्वेश्चन 5 आ गया, ठीक है हमने कर लिया, क्वेश्चन 6 देखते हैं,
6.50 molar solution of KOH has density 1.89. The molarity of the solution is dash. मोलारिटी पूछा है। इंफॉर्मेशन क्या दी गई है? इंफॉर्मेशन दी गई है, मोलैलिटी दे दी है। मोलैलिटी कितनी दी है? 6.50 दी। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये 6.50 मोल्स हैं। मोल्स अब किसके हैं? KOH के। किसमें है? वाटर में। एक्वस सॉल्यूशन है। चलिए एक्वस नहीं दिया हुआ, जब भी आपको एक्वस है, सॉरी एक्वस है, ये AQ लिखा हुआ है, एक्वस सॉल्यूशन है। तो मास ऑफ सॉल्वेंट कितना आ जाएगा? मास ऑफ सॉल्वेंट, क्योंकि मोलैलिटी और मोलैलिटी वो हमेशा पर यूनिट वॉल्यूम या पर यूनिट मास पे देते हैं, तो यहाँ पे मास हमें 1 kg रखना पड़ेगा। सॉल्वेंट यानी H2O इज इक्वल्स टू 1000 ग्राम। kg मतलब 1000 ग्राम, 1 kg मतलब 1000 ग्राम। अब मुझे टोटल मास निकालना है सॉल्यूशन का, तो मुझे निकालना क्या है? मोलैरिटी निकालना है। मोलैरिटी निकालने के लिए टोटल वॉल्यूम निकालना पड़ेगा सॉल्यूशन का। टोटल वॉल्यूम जो है वो डेंसिटी से आएगा, टोटल मास निकालना पड़ेगा मुझे सॉल्यूशन का। तो मैं वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन क्या लिख सकता हूं? वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन ये कैसे आ जाएगा? ये आ जाएगा मास बाय डेंसिटी। मास ऑफ सॉल्यूशन बाय डेंसिटी ऑफ सॉल्यूशन, ये मेरे पास आ जाएगा। ठीक है, क्योंकि डेंसिटी क्या होता है? डेंसिटी होता है मास बाय वॉल्यूम। तो वॉल्यूम क्या हो जाएगा? वॉल्यूम इज इक्वल्स टू मास बाय डेंसिटी। ठीक है, अब टोटल मास मुझे देखना है। टोटल मास कैसे देखूंगा? कि मास ऑफ सॉल्वेंट तो दिया है, सॉल्यूशन में दो ही चीजें हैं, सॉल्यूशन में सॉल्वेंट भी है और सॉल्यूट भी है, लेकिन सॉल्यूट के मोल्स दिए हैं, तो मुझे कन्वर्ट करना है पहले इधर। ये यहाँ पे ट्रिक है थोड़ा। तो KOH का मोलर मास कितना होता है? तो KOH का हमें मोलर मास यहाँ पे दिया हुआ। KOH मतलब एक K है तो यानी 39, एक हाइड्रोजन है यानी 1, और एक ऑक्सीजन है यानी 16। तो 9 और 1 10, 6 16 का 6, हासिल लगा 1 3 2 5, 56 इज द मोलर मास। तो मास निकालने के लिए मोल्स इनटू मोलर मास जो है ये मास आ जाएगा, क्योंकि मोल्स हमारे कैसे देते हैं। ठीक है, तो हम इसको मिटा देते हैं, डिलीट कर देते हैं। ठीक है, डिलीट। तो मास ऑफ KOH क्या आएगा? मैं जैसे मास ऑफ KOH या मोल्स ऑफ KOH क्या था? मोल्स ऑफ KOH इज इक्वल्स टू गिवन मास बाय मोलर मास MW। अब गिवन मास मुझे निकालना है, तो मोल्स ऑफ KOH इनटू MW आ जाएगा, यानी कि mass of KOH is equals to moles of KOH into MW. So mass of KOH, mass of solute क्या है? KOH, solute और KOH is equals to 6.50 into 56 कितना आ जाएगा? इसको कैलकुलेट कर लेते हैं। 6.50 into 56, ये आ जाएगा हमारे पास 364। ये 364 ग्राम, 364। तो 364 इज द मास ऑफ सॉल्यूट, और मास ऑफ सॉल्वेंट कितना है? 1000 ग्राम। तो मास ऑफ सॉल्यूशन कितना आ जाएगा? सो मास ऑफ सॉल्यूशन ये कितना आ जाएगा? इक्वल टू 1000 ग्राम, यानी मास ऑफ सॉल्वेंट प्लस मास ऑफ सॉल्यूट 364, ये आ जाएगा हमारे पास 1364 ग्राम, ये आ जाएगा। तो मास ऑफ सॉल्यूशन मेरे पास आ गया, डेंसिटी मुझे पता है, तो वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन क्या आ जाएगा? तो वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन क्या आ जाएगा? वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन आ जाएगा 1364 डिवाइडेड बाय डेंसिटी। अब डेंसिटी कितनी गिवन है? 1.89। तो ये मेरा कितना आ जाएगा? वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन कितना आ जाएगा? 1364 डिवाइडेड बाय 1.89, ये आ जाएगा 721.69। ये आ जाएगा 721.69। मैं इसको कर लेता हूं 721.7, अप्रोक्सीमेटली इतना कर लेते हैं। तो 721.7 जो है वो मेरा वॉल्यूम है। हम ये वाला क्वेश्चन कर रहे हैं, तो वॉल्यूम हमारा कितना है? 721। अब मोलैरिटी निकाल लेते हैं। तो मोलैरिटी कैसे आएगा? मोलैरिटी इज इक्वल्स टू मोल्स ऑफ सॉल्यूट। मोल्स कितना है? 6.50, और वॉल्यूम कितना है?
721.7, क्योंकि ml में है तो 1000 से मल्टीप्लाई कर देंगे, 1000 से मल्टीप्लाई कर देंगे, ये हमारा आंसर आ जाएगा। तो कितना हो जाएगा 6.50 डिवाइडेड बाय 721.7, ये आ जाएगा हमारा तो ये 9 के आसपास, 9 ये आ जाएगा 9, तो आंसर हो जाएगा हमारा 9 मोल्स पर लीटर। ठीक है, हाँ अच्छा क्वेश्चन है ये, वापस से देख लीजिए आप। मोल्स दिए हुए हैं KOH के और मास हमें पता है क्योंकि मोलल है, तो 6.50 मोल्स ऑफ KOH इन 1 kg सॉल्वेंट, वाटर सॉल्वेंट हो गया। तो वाटर का मास तो मुझे पता है, KOH का मास मैं निकाल लूंगा, मोल्स इनटू मोलर मास इज इक्वल्स टू मास ऑफ सॉल्वेंट, दोनों का मास ऐड कर दूंगा तो मेरे पास मास ऑफ सॉल्यूशन आ जाएगा। सॉल्यूशन का वॉल्यूम कैसे निकालना है, तो मास ऑफ सॉल्यूशन डिवाइड बाय डेंसिटी ऑफ सॉल्यूशन, ये मास ऑफ हमारा आ जाएगा सॉल्यूशन, मास ऑफ सॉल्यूशन हमारा आ गया। तो वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन कैसे आएगा, तो मास ऑफ सॉल्यूशन डिवाइड बाय डेंसिटी, तो ये मेरा वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन आ गया। वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन को मैंने मोलैरिटी के फॉर्मूले में लिख दिया, मोल्स मेरे पास है ही, पता ही है इतने मोल्स हैं, उससे फिर मैंने कैलकुलेट कर लिया। ठीक है, तो इसका आंसर आ जाएगा 9। इसको डिलीट कर देते हैं, ये आ गया। ठीक है, ये सब हटा देते हैं। बिल्कुल ऐसी क्वेश्चन नीचे भी है, बिल्कुल ऐसी क्वेश्चन है। तो ये डेंसिटी वाले क्वेश्चन जेई के लिए भी इंपॉर्टेंट है और नीट के लिए भी इंपॉर्टेंट। जेई में ज्यादा पूछता है, नीट में लेकिन पूछता है, इंपॉर्टेंट। बिल्कुल वैसी डेंसिटी ऑफ अ सॉल्यूशन प्रिपेयर्ड बाय डिसॉल्विंग 129 ग्राम यूरिया। अब ये नीट का क्वेश्चन है, 129 ग्राम यूरिया है और अब इसने मोल्स ना देके सिर्फ इंडिविजुअली मास दिया, तो एक स्टेप हमारा कम हो गया। तो 129 ग्राम यूरिया और 100 ग्राम जो है वो वाटर है और डेंसिटी कितना है, इतना गिवन है। तो मास ऑफ सॉल्यूशन कितना आ जाएगा, मास ऑफ सॉल्यूशन, मास ऑफ सॉल्यूशन कितना आ जाएगा, मास ऑफ सॉल्वेंट प्लस मास ऑफ सॉल्यूट, सॉल्यूट कितना है 129 ग्राम प्लस सॉल्वेंट कितना है 1000 ग्राम, 1000 ग्राम कितना हो जाएगा 129, ये हो जाएगा 1129। ठीक है, तो ये 1129 ग्राम, 1129 ग्राम हमारा क्या हो जाएगा, ये हमारा मास ऑफ सॉल्यूशन आ गया। अब वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन क्या आएगा, वॉल्यूम, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन निकालना है, तो वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इज इक्वल्स टू मास ऑफ सॉल्यूशन यानी 1129 डिवाइड बाय डेंसिटी ऑफ सॉल्यूशन, डेंसिटी ऑफ सॉल्यूशन कितना है 1.15, इसको कैलकुलेट कर लेते हैं, तो ये आ जाएगा 1129 डिवाइडेड बाय 1.15, ये आ जाएगा 981.7, ये आ जाएगा हमारा 981.7, ये हमारा वॉल्यूम आया। अभी ml में आएगा तो इसको हमें मोलैरिटी निकालना है, तो मोलैरिटी क्या आ जाएगा, मोलैरिटी, मोलैरिटी क्या आ जाएगा, मोलैरिटी हमारा आ जाएगा मास ऑफ यूरिया 129 बाय मोलर मास ऑफ यूरिया 60, यूरिया का मोलर मास 60 होता है, NH2 C डबल बॉन्ड O NH2, ये यूरिया है। ठीक है, इसका कैलकुलेट करोगे तो 14 14 28 28 12 16 एंड 4, तो 60 आएगा, वो कैलकुलेट कहीं करें, इनटू वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन कितना है 981.7 इनटू 1000, 1000 से मल्टीप्लाई कर दें, ये आंसर कितना आ जाएगा, तो ये हम कर लेते हैं 129 इनटू 1000 इज इक्वल्स टू 1 डिवाइडेड बाय 60 इज इक्वल्स टू डिवाइडेड बाय 981.7, ये आ जाएगा हमारा 0.19, तो 2.19 के आसपास आएगा 2.19, तो ये आंसर हो जाएगा हमारा 2.05 अप्रोक्सीमेटली 2.05 आंसर हो जाएगा हमारा। ठीक है, सिंपल सा क्वेश्चन था, बिल्कुल ऊपर जैसे क्वेश्चन था। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 7, क्वेश्चन नंबर 7 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 में क्या है, which of the following should be done in order to prepare 0.4 mole NaCl starting with 100 ml 0.3 mole NaCl। क्वेश्चन अच्छा है ये। ये क्वेश्चन दो तरीके से हो सकता है, एक होता है M1V1 is equals to M2V2, यानी कि क्या है, देखिए यहां पर क्या चीज है, आपको पहले क्वेश्चन समझिए। आप अप्रोच लगाने से पहले, कई बार आपकी अप्रोच गलत हो जाती है तो क्वेश्चन आपका टाइम खराब होता है। ठीक है, तो अप्रोच क्या है, अप्रोच ये है कि 0.3 मोलर कम मोलर सॉल्यूशन है, उससे ज्यादा मोलर आपको सॉल्यूशन बनाना है।
मतलब कंसंट्रेट करना है, चीज को कंसंट्रेट कब करेंगे? एक तो ये है कि सॉल्यूट डालना, दूसरा चीज ये है कि सॉल्वेंट उसमें से निकालना, दोनों चीज में चीज कंसंट्रेट हो जाएगी। अब इसके अंदर ये है कि एक चीज है हमारा एवेपोरेट 100 ml वाटर, क्या ये सही हो सकता है कि नहीं हो सकता? तो वो मैं देख लेता हूं। तो एक तो अप्रोच मेरी ये है M1V1 इज इक्वल्स टू M2V2, यानी इनिशियल मोलैरिटी कितनी है? एक सॉल्यूशन से जब दूसरा सॉल्यूशन बनाना होता है तो उसमें आपको ये लगाना है M1V1 इज इक्वल्स टू M2V2, या जब कंप्लीट न्यूट्रलाइजेशन करना पड़ता है तो उसके केस में हम M1V1 इक्वल टू M2V2 लगाते हैं। लेकिन अभी आप एक सॉल्यूशन से दूसरे सॉल्यूशन पर ही लिमिटेड रहिए, एक सॉल्यूशन से मुझे दूसरा सॉल्यूशन बनाना है। जैसे एक कंसंट्रेट सॉल्यूशन है, उससे मुझे दूसरा सॉल्यूशन बनाना है। जैसे रूह अफ़ज़ा आती है तो कंसंट्रेट सॉल्यूशन, उससे भी शरबत बनता है, तो आप ज्यादा पानी लेते हो और वो रूह अफ़ज़ा कम लेते हो। तो यहां पर ज्यादा रूह अफ़ज़ा है तो ज्यादा कंसंट्रेट है, वहां पे ज्यादा पानी है तो वो डाइल्यूट हो गया। और अगर आपको उसको वापस कंसंट्रेट करना है तो उसमें से पानी निकाल दो तो कंसंट्रेट हो जाएगा। तो एक सॉल्यूशन से दूसरा सॉल्यूशन जब बनता है तो उसमें हम फॉर्मूला लगाते हैं M1V1 इक्वल्स टू M2V2। तो अब इनिशियली M1 कितना है? 100 ml, और फाइनल मोलैरिटी कितनी है? 0.3। चलो मैं उसको वापस वैसे लिख देता हूं, आप कंफ्यूज हो जाओगे। तो M1 कितना है? M1 है हमारा 0.3 और V1 कितना है? 100 ml। अब इसको इक्वल करना है किसके? M2V2। तो M2 कितना है? 0.4। तो V कितना आ जाएगा इसके अंदर? तो V आ जाएगा मेरा 0.3 इंटू 100 बाय 0.4, मतलब फाइनल वॉल्यूम मेरा कितना होना चाहिए? V कितना आ जाएगा? ये V आ जाएगा 0.3 इंटू 100 डिवाइडेड बाय 0.4, ये आ जाएगा 75 ml। 75 ml आना चाहिए, मतलब मुझे उसमें से कितना पानी निकाल देना चाहिए? उसमें से निकाल देना चाहिए 25 ml, लेकिन ये 10 ml बोल रहा है, तो ये मेरा गलत हो गया। तो अब मैं पानी, ये तो अब फिर क्या, फिर तो मैं सॉल्यूट डाल के करूं, सॉल्यूट मुझे ज्यादा डालना चाहिए। तो अब मैं क्या करूंगा इसके अंदर? फिर ये देखूंगा सॉल्यूट कितना डालना चाहिए। तो पानी निकालने के हिसाब से तो मेरा आंसर आ नहीं रहा, वाटर निकालने के हिसाब से मेरा आंसर नहीं आ रहा, क्योंकि वाटर तो मुझे निकालना चाहिए, सॉल्वेंट तो निकालना चाहिए 25 ml। अब मैं देखूंगा कि मोल्स कितने डालना चाहिए। तो मुझे पता है इनिशियल मोलैरिटी कितनी है? 0.3 मोलैरिटी। तो मोल्स कितने हो जाएंगे? तो मोल्स, मोल्स ऑफ NaCl, NaCl अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन कितना है? 100 ml इनटू 1000, ये आ जाएगा 1000। तो कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा 0.3 बाय 10 इज इक्वल्स टू मोल्स ऑफ NaCl। यानी इस सॉल्यूशन में 100 ml 0.3 में कितने मोल्स आएंगे? 0.03 मोल्स। अभी ये आ जाएगा मेरा 0.03 मोल्स, 0.03 moles, 0.03 moles in 0.03 moles in 100 ml of 0.3 molar NaCl solution। ये है मेरा, ठीक है। तो मेरा 0.4, अब मैं वॉल्यूम को नहीं बदल रहा हूं, मैं मोल्स को बदल रहा हूं, तो वॉल्यूम मैं उतनी ही मानूंगा, 100 ml ही मानूंगा। तो अगर मेरा 0.4 होता, जैसे इसको, अगर मेरा 0.4 मोलर सॉल्यूशन है तो मोल्स कितने आ जाएंगे? तो मोल्स ऑफ NaCl अगर 0.4 ही है और वॉल्यूम 100 ml है तो मोल्स कितने आएंगे? 100,000। तो कितना आ जाएगा? 0.4 बाय 1000 इंटू 100, ये आ जाएगा 0.04 मोल्स, 0.04 मोल्स ऑफ NaCl। ठीक है। तो अगर मैं वॉल्यूम को सेम रख रहा हूं तो फिर मुझे मोल्स बढ़ाने पड़ेंगे। तो पहले कितने मोल्स थे? 0.03, और फाइनली कितने मोल्स थे? 0.04। तो कितने मोल्स बढ़ाने चाहिए? मुझे मोल्स बढ़ाना चाहिए 0.01 मोल NaCl मुझे ऐड कर देना चाहिए उसके अंदर। ठीक है। तो ये हमारा एक और क्वेश्चन जो हमने देखा, अच्छा क्वेश्चन है ये, नीट में पूछ सकते हैं, जेई में पूछ सकते हैं। अब देखते हैं विच वन फॉलोइंग कंसंट्रेशन इज इंडिपेंडेंट ऑफ टेम्परेचर। इंपॉर्टेंट, नॉर्मेलिटी टेम्परेचर पर डिपेंड करता है? हाँ करता है, क्योंकि नॉर्मेलिटी वॉल्यूम आता है। और वैसे भी हमने देखा नानी इज इक्वल्स टू मामी इंटू एक्स, मामी इंटू एक्स, ये हमारा। तो नॉर्मल, क्यों? नॉर्मेलिटी मोलैरिटी से ही ड्राइव है एक तरीके से, और मोलैरिटी वॉल्यूम पे डिपेंड करता है, टेम्परेचर पे डिपेंड करता है, इसलिए नॉर्मेलिटी भी वॉल्यूम और टेम्परेचर दोनों पे डिपेंड करेगा। तो इसका आंसर हो जाएगा कंसंट्रेशन इंडिपेंडेंट ऑफ टेम्परेचर। तो ये इंडिपेंडेंट नहीं है, और मोलैलिटी भी इंडिपेंडेंट नहीं है। अब मोलैलिटी जो है ये इंडिपेंडेंट, ध्यान रखें आप, मोलैलिटी, मोलैलिटी ppm वेट बाय वेट परसेंटेज और मोल फ्रैक्शन, ये सब जो है ये
इंडिपेंडेंट ऑफ टेम्परेचर है। कई बार क्वेश्चन पूछा है, कई बार 15-20 बार पूछ लिया होगा क्वेश्चन कि यूनिट्स इंडिपेंडेंट ऑफ टेम्परेचर, यूनिट्स इंडिपेंडेंट ऑफ टेम्परेचर, इंडिपेंडेंट इंडिपेंडेंट ऑफ टेम्परेचर, ऑफ टेम्परेचर कौन कौन सी है ये? एक तो है हमारा मोलैलिटी, मोलैलिटी, एक है हमारा पीपीएम, पीपीएम, एक है हमारा मोल फ्रैक्शन, मोल फ्रैक्शन, मोल फ्रैक्शन, एक है हमारा परसेंटेज वेट बाय वेट वाला, वेट बाय वॉल्यूम वाला नहीं, वेट बाय वेट वाला। ये हमारा टेम्परेचर इंडिपेंडेंट है। नॉर्मैलिटी, मोलैरिटी, ये सब टेम्परेचर डिपेंडेंट है जहां वॉल्यूम आ रहा है ना। नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट, number of gram equivalent of H2SO4 in 1000 ml of 3 mol, कितने होंगे 3 मोलर? तो पहले तो इक्विवेलेंट वेट जो लगता है वो नॉर्मैलिटी के हिसाब से लगता है, तो पहले मुझे नॉर्मैलिटी देखनी पड़ेगी। अगर तो मुझे पता है नानी इज इक्वल्स टू मामी इंटू एक्स। अब ये एक्स सल्फ्यूरिक एसिड के लिए 2 होता है क्योंकि 1 मोल सल्फ्यूरिक एसिड 2 मोल रिएक्टिव H प्लस देता है। तो यहां पे नॉर्मैलिटी कितनी हो जाएगी? तो नॉर्मैलिटी हो जाएगी 3 इंटू 2, तो नॉर्मैलिटी हो गई 6। अब नॉर्मैलिटी मेरी 6 आ गई, तो मुझे पता है नॉर्मैलिटी इज इक्वल्स टू ग्राम इक्विवेलेंट, जैसे आप करते हैं ना मोलैरिटी इज इक्वल्स टू ग्राम मोल्स, ग्राम मोल्स बाय वॉल्यूम, ग्राम मोल्स बाय वॉल्यूम। ऐसे यहां करेंगे नॉर्मैलिटी इज इक्वल्स टू, नॉर्मैलिटी में एन आ रहा है, ग्राम इक्विवेलेंट, ग्राम इक्विवेलेंट, एन है तो इक्विवेलेंट, एन है तो इक्विवेलेंट, तो ग्राम इक्विवेलेंट, ग्राम इक्विवेलेंट, ग्राम इक्विवेलेंट बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। अब नॉर्मैलिटी कितना गिवन है? नॉर्मैलिटी है 6, तो ग्राम इक्विवेलेंट को मैं x मान लेता हूं। अब वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन कितना है? 1000, ये हमें गिवन है 1000, 1000 ml, तो ऊपर 1000 से मल्टीप्लाई कर दें क्योंकि नीचे ml मैंने लिया है, ml ml, तो यहां पर ग्राम इक्विवेलेंट भी कितने हो जाएंगे? 6 ग्राम इक्विवेलेंट हो जाएंगे, 6, आंसर 6, आंसर 6। बिल्कुल क्वेश्चन वैसी का वैसी नीचे है, लाइकवाइज बिल्कुल वैसी क्वेश्चन है, लेकिन थोड़ा सा चेंज है, थोड़ा सा चेंज है क्वेश्चन में। तो हम देख लेते हैं इसको भी, इसको हटा देते हैं, ये हटा दिया। अब देखो वैसे ही क्वेश्चन है, क्या पूछ रहा है? अब यहाँ पे मिली इक्विवेलेंट पूछा है और 60 ml है, 4 मोल, 4 मोल H2SO4 की नॉर्मैलिटी कितनी हो गई? तो पहले तो आप ये देखो कि ये 60 ml के लिए है, तो मोलैरिटी कितनी है? मोलैरिटी इज इक्वल्स टू 4, और तो नॉर्मैलिटी कितनी आ जाएगी? तो मामी सॉरी नानी इज इक्वल्स टू मामी इंटू एक्स, तो ये आ जाएगा नॉर्मैलिटी, नॉर्मैलिटी हमारी आ जाएगी, नॉर्मैलिटी इज इक्वल्स टू 4 इंटू 2 यानी कि 8। अब नॉर्मैलिटी 8 आ गई, तो मिली इक्विवेलेंट पूछा है, तो नॉर्मैलिटी, नॉर्मैलिटी इज इक्वल्स टू ग्राम इक्विवेलेंट, ग्राम इक्विवेलेंट, इक्विवेलेंट बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन 60 ml है, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। अब यहां पे ये 60 ml है, 60 ml मैं लूंगा तो मैं क्या कर लूंगा? नॉर्मैलिटी, नॉर्मैलिटी कितनी? 8, सो 8 इज इक्वल्स टू ग्राम इक्विवेलेंट, इक्विवेलेंट अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन कितना है? 60 इंटू 1000, 1000, तो कितना आ जाएगा ये? इसको हम कैलकुलेट कर लेते हैं। तो ग्राम इक्विवेलेंट कितना आएगा? ग्राम इक्विवेलेंट आ जाएगा 8 इंटू 60, 8 इंटू 60 डिवाइडेड बाय 1000 इक्वल्स टू 0.48, ये आ जाएगा ग्राम इक्विवेलेंट, ग्राम इक्विवेलेंट, ग्राम इक्विवेलेंट कितना है? 0.48, 0.48 आया क्योंकि मिली के अंदर पूछा है, 0.48 तो हमारा आंसर है ही नहीं, मिली के अंदर पूछा है, तो इसे मिली का मतलब क्या होता है? 10 की पावर -3, तो 0.48 को जब मैं मिली में लिखूंगा, इक्विवेलेंट, इक्विवेलेंट इज इक्वल्स टू 480 इंटू 10 की पावर -3, इक्विवेलेंट भी लिख सकता हूं, इक्विवेलेंट भी लिख सकता हूं, और 0.3 ये क्या है? ये मिली हो जाएगा, तो आंसर क्या हो जाएगा? 480, आंसर हो जाएगा 480 मिली इक्विवेलेंट,
मिली इक्विवेलेंट, इक्विवेलेंट, ये हमारा आंसर हो जाएगा। तो आंसर हो जाएगा बी। ठीक है, नाउ सिंपल सा क्वेश्चन, लास्ट क्वेश्चन। इन अ मिक्सचर, क्वेश्चन नंबर 10, in a mixture of 1 gram hydrogen and 8 gram oxygen, the mole fraction of hydrogen, सिंपल सा क्वेश्चन है। तो हम 1 ग्राम हाइड्रोजन, 1 ग्राम H2 है, 1 ग्राम H2, इसका कितने मोल्स हो जाएंगे? तो ये 1/2 हो जाएगा, क्योंकि H2 है तो उसका मास 2 होगा, ठीक है ना, मोलर मास 2 होगा। और 8 ग्राम हाइड्रोजन में कितने मोल्स हो जाएंगे? सॉरी, 8 ग्राम ऑक्सीजन में, 8 ग्राम ऑक्सीजन में कितने मोल्स हो जाएंगे? 8 ग्राम ऑक्सीजन, 8 ग्राम ऑक्सीजन O2 में कितने मोल्स हो जाएंगे? 8/32, ठीक है ना, पूरा मॉलिक्यूल का मास है। तो ये हो जाएगा 0.5 और ये भी हो जाएगा 1/4, 0.25, ये आ जाएगा। तो टोटल मोल्स कितने हो गए? ये आ जाएंगे मोल्स, मोल्स। तो टोटल मोल्स कितने हो गए? टोटल मोल्स हो गए हमारे, टोटल मोल्स इज इक्वल्स टू 0.75। अब हम मोल फ्रैक्शन का ही, मोल फ्रैक्शन तो ज्यादा ही वैसा, मोल फ्रैक्शन ऑफ वाटर H2O। तो मोल्स ऑफ वाटर कितने हैं? 0.5 बाय टोटल मोल्स 0.75, इसको हम कैलकुलेट कर लेंगे। आंसर कितना आ जाएगा? आंसर आ जाएगा 0.5 0.667, 0.667, ये आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो ये हमारा एक एफर्ट है आप लोगों के लिए कि आप लोग जो है वो कम टाइम में कैसे अपना रिवीजन करें। तो आप जैसे क्वेश्चन, मेन होता है बेटा क्वेश्चन सॉल्व करना। आप थ्योरी को 1000 बार पढ़ो उतना नहीं आएगा जितना आप क्वेश्चन सॉल्व करने से आएगा। मैं अपने हर स्टूडेंट को बोलता हूँ आप ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन सॉल्व करो, ठीक है, प्रैक्टिस करो आप, ताकि आपकी स्किल्स जो है वो ज्यादा इंप्रूव हो। प्रैक्टिस आप करोगे तो आपको पता लगेगा आपकी कैलकुलेशंस कितनी स्ट्रांग है, आपका प्रोसीजर कितना स्ट्रांग है, आपका आंसर कितनी जल्दी निकाल लेते हो, कितनी जल्दी रूल आउट करके निकालते हो, कैलकुलेट करके निकालते हो, क्वेश्चन कैसे घुमाना चाहता है आपको। तो क्वेश्चन करना बहुत जरूरी है, आपको क्वेश्चन करना आप सीखें। तो हमारा अटेम्प्ट है कि आप ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन करें, नीट में सही तरीके से क्वेश्चन करें। तो हमारी इस सीरीज को अगर आप देखते हैं तो इससे काफी इंप्रूवमेंट होगा। कोई दिन में 1-2 घंटा आप अगर ये सीरीज आपको देख लेते हैं तो काफी कुछ सीखने को मिलेगा आपको, और काफी अच्छा आपका रिजल्ट होगा। तो बेस्ट ऑफ लक आपके नीट के लिए, और मिलते हैं अपने अगले लेक्चर में कुछ और इंपॉर्टेंट टॉपिक लाएंगे। या फिर आपको कोई अगर टॉपिक समझना है या पूछना है तो आप कमेंट करके लिख सकते हैं कि सर हमें इस टॉपिक पे डाउट, या इस टॉपिक जो हमारा वीक है उस पर हमें कुछ बता दीजिए, तो मैं उसको अलग से लेके एक सेक्शन में बता सकता हूँ। तो थैंक यू।